Yes, good morning all. Hope you are doing good. कैसे हो सब लोग, क्या हाल चाल? सब लोग बारिश की मजे ले रहे हैं? कैसे हो सब लोग? आई होप सब लोगों ने पेपर कंप्लीट किया रहेगा, पेपर लिखा रहेगा, कॉस्ट शीट का पेपर. जल्दी से कमेंट कीजिएगा. ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी प्रॉपर है? मुझे आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है, जल्दी से रिप्लाई दीजिएगा. यस फ्रेंड्स. ऑल क्लियर, ओके. चलिएगा फ्रेंड्स, सो विल स्टार्ट टुडे विद वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक. काफी मजा आएगा आज के लेक्चर में. हम लोग कवर कर रहे हैं मटेरियल कॉस्ट. चलिएगा, सबसे पहले तो मटेरियल कॉस्ट का जो बेसिक हमने सीखा था एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में, वो चेक कर लेते हैं. फ्रेंड्स, इफ यू रिमेंबर, मटेरियल में दो टाइप ऑफ मटेरियल वाज देयर. एक था आपका डायरेक्ट मटेरियल, एक था आपका इनडायरेक्ट मटेरियल. इफ यू रिमेंबर फ्रेंड्स, एक था आपका डायरेक्ट मटेरियल और एक था आपका इनडायरेक्ट मटेरियल. अब फ्रेंड जल्दी से याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट मटेरियल क्या था. डायरेक्ट मटेरियल क्या था, उसका एक्सप्लेनेशन हमने देखा था कि डायरेक्ट मटेरियल विच इज डायरेक्टली यूज, डायरेक्ट रिलेशनशिप है प्रोडक्शन के साथ. मटेरियल कैन बी सीन इनटू द फाइनल प्रोडक्ट एंड इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप कैन बी आइडेंटिफाइड. ये था आपका डायरेक्ट मटेरियल. ओके. अब आपका इनडायरेक्ट मटेरियल क्या था? मटेरियल विच इज इनडायरेक्टली यूज, मटेरियल विच कैनॉट बी सीन इनटू द फाइनल प्रोडक्ट, जो कंज्यूम हो जाता है. ये सारा आपका इनडायरेक्ट मटेरियल है जो फाइनल प्रोडक्ट में नहीं दिखता है. मेन पार्ट वाज कि हम लोगों ने कॉस्ट शीट में भी देखा था, डायरेक्ट मटेरियल कहां पे जाएगा, तो डायरेक्ट मटेरियल जाएगा आपका प्राइम कॉस्ट में और इनडायरेक्ट मटेरियल जाएगा आपका ओवरहेड्स में. राइट फ्रेंड्स, जहां पे आपने इशू किया है. अगर आपने इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री में इशू किया है तो प्रोडक्शन ओवरहेड में जाएगा. अगर आपने ऑफिस में इशू किया है तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में जाएगा. अगर आपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में दिया है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में वो कवर किया जाएगा. चलेगा, नेक्स्ट पॉइंट कवर करते हैं. डायरेक्ट मटेरियल ऑलरेडी ये पॉइंट डिस्कस कर लिया है कि विच कैन बी सीन इनटू द फाइनल प्रोडक्ट, प्राइम कॉस्ट के पार्ट है. इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्टली यूज, नो रिलेशनशिप विद द प्रोडक्शन. अब एक इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, उसके बाद काफी इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट करेगा. रीजन टू कंट्रोल द मटेरियल कॉस्ट. एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट. ये क्वेश्चन मिनिमम 5 to 6 टाइम एग्जाम में ओल्ड सिलेबस में आ चुका है. नए सिलेबस में अब तक ये थ्योरी क्वेश्चन नहीं पूछा है. तो क्वेश्चन इज रीजन टू कंट्रोल द मटेरियल कॉस्ट. मटेरियल कॉस्ट क्यों कंट्रोल करना, उसका सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला पॉइंट है मटेरियल कॉस्ट इज अ मेजर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट. अब अगर सारे कॉस्ट की आप कंपैरिजन करेंगे तो मोस्टली मटेरियल कॉस्ट इज अ मेजर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट. सपोज ये लैपटॉप है, लैपटॉप में सबसे ज्यादा क्या लगता है, मैक्सिमम मटेरियल लगता है, उसके बाद लेबर वगैरह लगेगा. ठीक है, कोई भी आप गुड्स मैन्युफैक्चर कर लो, कोई भी गुड्स में मैक्सिमम सर जी आपको कॉस्ट किसका लगता है, तो आपको लगता है मटेरियल का कॉस्ट. तो अगर आपने मटेरियल का कॉस्ट कंट्रोल कर लिया तो अल्टीमेटली आपने आपके फाइनल प्रोडक्ट का कॉस्ट कंट्रोल कर दिया. और फ्रेंड्स आपको पता है, अगर आपने कॉस्ट कंट्रोल कर दिया तो इसका इंपैक्ट कहां पे आने वाला है, इसका इंपैक्ट आपके प्रॉफिट पे आने वाला है. अगर आपकी कॉस्ट कम हो गई तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट बढ़ेगा. तो रीजन टू कंट्रोल मटेरियल कॉस्ट का सबसे पहला रीजन है कि भाई मटेरियल सबसे ज्यादा एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है. अगर आपने मटेरियल का कॉस्ट कंट्रोल कर लिया तो ऑटोमेटिकली आप आपके फाइनल प्रोडक्ट का भी कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे आपका प्रॉफिट बढ़ सकता है. ओके, चलिएगा नेक्स्ट सेकंड पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं. एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट. फ्रेंड्स, हायर द क्वालिटी हायर द कॉस्ट, लोअर द क्वालिटी लोअर द कॉस्ट. अब प्रॉब्लम होगी फ्रेंड्स, हायर द क्वालिटी हायर द कॉस्ट, लोअर द क्वालिटी लोअर द कॉस्ट. प्रॉब्लम इज दैट मैंने बहुत बढ़िया क्वालिटी का रॉ मटेरियल अगर यूज कर लिया तो ऑब्वियसली मेरे फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ जाएगी, लेकिन हायर क्वालिटी का मटेरियल यूज करने के लिए मुझे ज्यादा पैसा भी तो पे करना पड़ेगा, जिससे मेरे प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा. और अननेसेसरी ऐसा ना हो कि मैंने बहुत ही ज्यादा क्वालिटी दे दिया जिससे प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया, लेकिन कस्टमर आर नॉट रेडी टू पे.
ओके, ठीक है। सपोज से फॉर एग्जांपल आपको मैंने नोट्स दिया, ओके, सपोज से फॉर एग्जांपल आपको मैंने नोट्स दिया और हर एक पेज को लैमिनेट करके दिया फ्रेंड्स, और वो जो कवर पेज था उसको अच्छे से बुक बाइंडिंग वगैरह करके दे दिया, हर एक पेज जो अंदर था उसको लैमिनेट करके दे दिया, और मैंने आपको बोला ये आपका एक नोट 5000 रुपीज का है, आपको 5000 रुपीज पे करना पड़ेगा मेरे नोट्स के लिए, और से फॉर एग्जांपल 5 6 7 8 9 10 वॉट एवर द फीस वो अलग से पे करना पड़ेगा, किसके लिए? मेरे लेक्चर्स के लिए। तो कुल मिला के सपोज 15,000 का मैं पैकेज दे रहा हूं, लेकिन आप बोलेंगे अरे क्या पका रहा है भाई, बस कर, हमें लैमिनेट पेपर की कोई जरूरत ही नहीं है, बुक बाइंडिंग की कोई जरूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ ये 8 या 9 महीना पढ़ना है बस, उसके बाद हम लोग पढ़ने भी नहीं वाले, फर्स्ट अटेम्प्ट में हम लोग क्लियर होने वाले। भाई तू इतना खर्चा क्यों करवा रहा है हमसे, नहीं चाहिए ये। ओके, आर यू गेटिंग द पॉइंट? आप बोलेंगे भाई तुम हमें जेरोक्स भी दे दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, तू कंसेप्ट तोड़ पढ़ा दे, बाकी कोई टेंशन नहीं है, हम लोग करवा लेंगे। वैसे भी हमें ये 8-9 महीने यूज करना है, नवंबर 2021 तक यूज करना है, उसके बाद हम लोग देखने भी नहीं वाले उसके पास। ओके, तो प्रॉब्लम क्या है? हायर क्वालिटी लेने के लिए जाएंगे तो आपको प्राइस भी ज्यादा पे करना पड़ेगा, प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो प्रॉफिट में इसका इंपैक्ट हो सकता है। और अब दूसरा पॉइंट देखते हैं कि अगर आपने लोअर क्वालिटी का मटेरियल ले लिया तो आपको एक सेंटेंस याद रखना है, गार्बेज इन इज इक्वल टू गार्बेज आउट। जी हां, गार्बेज इन इज इक्वल टू गार्बेज आउट, मतलब ये हुआ खराब क्वालिटी का अगर आपने रॉ मटेरियल यूज किया तो ऑब्वियसली आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी खराब हो गया, फाइनल प्रोडक्ट का क्वालिटी खराब हो गया, कस्टमर का डिससेटिस्फैक्शन होगा, और अगर कस्टमर का डिससेटिस्फैक्शन हो गया लॉन्ग टर्म में इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है। तो करना क्या सर, हमने ज्यादा क्वालिटी लिया तो भी प्रॉब्लम है, कम क्वालिटी की लिया तो भी प्रॉब्लम है, तो हमने करना क्या ये तो बताइएगा। तो हमें ये करना है फ्रेंड्स, अच्छे से अच्छा क्वालिटी का मटेरियल कम से कम कॉस्ट में परचेज करने की कोशिश करो। ओके, तो ये था आपका रीजन टू कंट्रोल मटेरियल कॉस्ट में सेकंड रीजन। फ्रेंड्स बहुत अच्छे से हम लोग समझ रहे हैं, पहला क्या था रीजन, मटेरियल इज अ मेजर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, तो वो अगर आपने कंट्रोल कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपको आपके फाइनल प्रोडक्ट का कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया भाई, हायर द क्वालिटी हायर द कॉस्ट, लोअर द क्वालिटी लोअर द कॉस्ट। तो आपका एम होना चाहिए फ्रेंड्स, आपका एम होना चाहिए कम से कम पैसे में अच्छे से अच्छा क्वालिटी का मटेरियल हमने परचेस करना चाहिए। ठीक है, अब आगे तीसरा रीजन देखते हैं फ्रेंड्स, मटेरियल कॉस्ट शुड बी कंट्रोल इन सच अ वे दैट देयर शुड बी कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ मटेरियल एंड देयर शुड नॉट बी एनी इंटरप्शन इन प्रोडक्शन। जी हां, कंटिन्यूअस सप्लाई होना चाहिए और देयर शुड नॉट बी एनी इंटरप्शन। फ्रेंड्स एक खूंखार एग्जांपल दे रहा हूं फ्रेंड्स, बेसिकली आई एम फ्रॉम नासिक, ठीक है, मेरा एक मुंबई में बैच था और मेरा फर्स्ट बैच था लगभग 7 साल पहले। ओके, मेरा मुंबई में एक बैच लगभग 7 साल पहले, ठीक है, फर्स्ट बैच था तब मेरा मुंबई में। तो फ्रेंड सपोज मुझे 100 नोट्स की रिक्वायरमेंट थी मुंबई बैच के लिए। ओके, मेरा जो नोट्स है वो पहले तो जेरोक्स था, कलर नोट्स का वगैरह कोई जमाना नहीं था, ठीक है, तो तब तो जेरोक्स में ही वो स्पाइरल बाइंडिंग वाला नोट्स दिया करते थे हम लोग। ओके, 7 साल पहले तो वैसे ही चलता था बॉस। तो मैंने 100 नोट्स का ऑर्डर देने के लिए जनरली में XYZ करके प्रिंटर है, ओके, XYZ नाम का प्रिंटर है जो मैं उसको कंटिन्यूअसली देता था जेरोक्स का काम। वो मेरे से लेता था 0.75 पैसे पर पेज। कितना? 0.75 पैसे पर पेज वो मेरे से लेता था। अब फ्रेंड्स एक बार क्या हुआ, मेरा ही एक नासिक में कलीग था, वो कलीग बोला अरे भाई तू जेरोक्स वगैरह कहां से करता है? मैंने बोला XYZ प्रिंटर है उसके यहां से मैं करवा लेता हूं। तो वो बोलता है कितने में करता है? मैं बोला 0.75 पैसे पर पेज। अरे क्या दर्शन तू पागल है क्या? कॉस्टिंग सिखाता है और तू कॉस्ट कंट्रोल नहीं जानता? वो ये लिटरली मुझे यही सेंटेंस में बोला, दर्शन तू कॉस्टिंग पढ़ाता है लेकिन तेरे को कॉस्ट कंट्रोल नहीं करते आता है क्या? मैंने बोला कैसे कॉस्ट कंट्रोल करने का? तो वो बोलता है यहां पे एक तिबेटियन मार्केट करके फेमस है नासिक में। ओके, यहां पे तिबेटियन मार्केट करके फेमस है नासिक में, जहां पे एक जेरोक्स वाला है, नाम नहीं लेता हूं, XYZ जेरोक्स वाला है, नहीं PQR लेता हूं, PQR जेरोक्स वाला है। वहां पे मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स वहां पे 40 पैसा, फ्रेंड 40 पैसे में वो मुझे प्रिंट निकाल के दे रहा था, तो मेरे काफी सारे पैसे बच रहे थे। और मैं तो मारवाड़ी आदमी हूं,
ठीक है, पैसा बचाना तो खून में है। ओके, तो फ्रेंड्स 40 पैसे जेरोक्स से लगभग मेरा आधा पैसा बच रहा था। तो फ्रेंड्स इशू क्या था कि सपोज ये मेरा कुछ जो काम था वो 10,000 रुपीज में होने वाला था, से फॉर एग्जाम्पल ये मेरा जो काम था 10,000 में होने वाला था, अब वो काम मेरा 6,000 में होने वाला है। ठीक है, तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे, पैसे बच रहे हैं इसलिए मैंने डायरेक्टली ऑर्डर कर दिया तिबेटियन मार्केट में, वो जो पीक्यूआर जेरोक्स वाला था वहां पे मेरे 4,000 रुपए बच रहे थे, 4,000 रुपीज मेरा बच रहा था फ्रेंड। और मारवाड़ी दिमाग है भाई, 4,000 बहुत बड़ी चीज है। ओके, पैसा बचना बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, तो मैंने वहां पे ऑर्डर प्लेस कर दिया। मेरा बैच था मंडे को, और मैंने थर्सडे को वहां पे ऑर्डर प्लेस कर दिया। ओके, अच्छे से उसको पीडीएफ वगैरह उसको मैंने दे दिया और बोला भाई तू मुझे सैटरडे तक कोई भी हालत में करवा के देना। ओके, तो वो बोलता है हो जाएगा ना सर, तो मैंने कुछ एडवांस भी उसको दे दिया। और सैटरडे को फ्रेंड्स, सैटरडे को मैं उसके शॉप पे गया। तो देखा उसके शॉप पे उसका शॉप क्लोज था। ओके, उसका शॉप क्लोज था। मुझे लगा बाहर गया रहेगा, मैं इवनिंग में गया था। तो वापिस आजू बाजू पूछा तो वो शॉप वाले आजू बाजू बोले कि वो भाई वो 2 दिन से आया ही नहीं है, थर्सडे के बाद वो आया ही नहीं है। मैं बोला OMG, मेरा मंडे मॉर्निंग 7 o'clock बैच है, संडे में सारे जेरोक्स वाले बंद रहते हैं। अब सैटरडे 8 और 9 बजे मैं उसके शॉप में उसको ढूंढ रहा हूं, उसको कॉल कर रहा हूं, कॉल नहीं उठा रहा है। ठीक है, स्विच ऑफ करके रख दिया। अब मुझे आ गया टेंशन, करे क्या। तो इमीडिएटली मैंने क्या किया, मुंबई में मेरा जो एकेडमी है, मैं जहां पे काम करता हूं वहां पे फोन कर दिया। तो मैंने बोला ऐसे ऐसे सिचुएशन है, मेरे नोट्स रेडी नहीं है और मेरा पहला बैच है, तो आपको पता है पहले बैच में नोट्स वगैरह एकदम प्रॉपर चाहिए था। तो मैंने बोला यहां पे नोट्स का हो नहीं रहा है, कल पूरे सारे शॉप्स बंद रहते हैं, मैंने किसी को ऑर्डर प्लेस किया था लेकिन उसने दिया ही नहीं, मैंने ऑलरेडी एडवांस दिया था, वो डूब गया। तो मेरा मुंबई वाला एकेडमी बोलता है कि हाँ हो जाएगा ना, संडे यहां पे चालू रहता है, लेकिन यहां पे जो प्रिंटिंग का रेट है वो 2 रुपीज पर पेज है। जी हां, बेड़ा गर्क, 2 रुपीज पर पेज है। ओके, तो मुझे तो लगने वाले थे सपोज 10,000, अब मुझे कुछ लग रहे थे वहां पे 24,000 समथिंग, ऐसे कुछ तो भी लग रहा था। ओके, 24,000 वहां पे लग रहा था। अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, मैंने बोल दिया भाई तू कर दे, कुछ भी हो जाए, मुझे ये प्रिंट मंडे मॉर्निंग को क्लास में देना है, अदरवाइज मेरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा स्टूडेंट में। तो मैं 10,000 का लगने वाला कॉस्ट 24,000 लग गया। क्यों? क्योंकि मैं मटेरियल कंट्रोल करने के लिए गया, लेकिन वहां पे मुझे टाइम पे मटेरियल नहीं मिला और मेरा इंटरप्शन हो गया, तो मुझे इमरजेंसी में किसी और से करवाना पड़ा और मेरा प्राइस बढ़ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल एंड पढ़िएगा। अब एब्सोल्युटली ये पॉइंट आपको क्लियर है। मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल करो, जहां पे कम पैसा है वहां से परचेस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेक श्योर दैट देयर शुड बी कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई, देयर शुड नॉट बी एनी इंटरप्शन इन प्रोडक्शन। वहां पे कुछ भी आपका इंटरप्शन नहीं होना चाहिए प्रोडक्शन में, अदरवाइज क्या होएगा, अगर इंटरप्शन होता है तो आपको इमरजेंसी में परचेस करना पड़ेगा, या फिर मटेरियल का अगर शॉर्टेज है तो प्रोडक्शन बंद रखना पड़ेगा। और अगर प्रोडक्शन बंद है तो फ्रेंड्स आपको पता है सेल नहीं हो पाएगा, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा। तो भाई मटेरियल की कॉस्ट कंट्रोल करो, लेकिन देयर शुड बी कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई। आई होप एब्सोल्युटली ये 3 पॉइंट क्लियर है। मालिक 3 पॉइंट में से सबसे पहला, मालिक यहां पे ही थ्योरी खत्म कर लो, घर पे पढ़ने की नौबत नहीं आनी चाहिए थ्योरी में। सबसे पहला पॉइंट हमने देखा बॉस कि मटेरियल मेजर एलिमेंट है। सेकंड पॉइंट हमने देखा कि हायर क्वालिटी हायर द कॉस्ट, और तीसरा पॉइंट देखा कि भाई मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल कर, कंट्रोल उदय कंट्रोल, लेकिन देयर शुड बी कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। चलेगा, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। देयर शुड बी ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्टॉक देयर, सो दैट कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको मिनिमम लगना चाहिए। अब ये टॉपिक में कम से कम 40 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं EOQ पे। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अभी नहीं बताऊंगा, आज थोड़ा इंटरेस्ट रखता हूं, ठीक है। ये फॉर्मूला का पार्ट मेरा नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा, आज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं लेक्चर को। ओके, आज हम लोग थोड़ा ऑडिट वगैरह करेंगे, क्योंकि आपका आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाएगा, तब मैं बताऊंगा स्टॉक ऑडिट कैसे करना है, तो बहुत खूंखार मजा आने वाला है आज। ओके, तो फ्रेंड्स एक सिंपल कंसेप्ट है,
ऑप्टिमम लेवल का कंसेप्ट क्या है वो बता देता हूं। एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट। फ्रेंड्स, अगर आपने एक साल की रिक्वायरमेंट है आपकी, ठीक है, एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट। अगर आपकी एक साल की रिक्वायरमेंट है 12,000 क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, एक साल में पूरे 12,000 क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल आप परचेस करते हो। अब आप मुझे आंसर देंगे? देखते हैं, आज पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूं। एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट। फ्रेंड्स, मेरी पूरे साल की रिक्वायरमेंट 12,000 थी। मैं एक साथ गया और पूरे फर्स्ट अप्रैल को गया मार्केट में और पूरे 12,000 मैंने एक साथ परचेस कर लिए। पूरे 12,000 एक साथ, पूरे 12 महीने की रिक्वायरमेंट एक साथ परचेस कर लिया। तो फ्रेंड्स, इसका इंपैक्ट मेरे कॉस्ट पे क्या आएगा, थोड़ा सोचिए जरा। एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस। मैं अभी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट की तरफ चल रहा हूं, जल्दी से आप आंसर दीजिएगा। मैंने 12,000 की रिक्वायरमेंट थी, एक साथ गया मार्केट में, पूरे 12,000 पूरे साल की रिक्वायरमेंट परचेस करके आ गया। तो इसका मेरे कॉस्ट पे इंपैक्ट क्या होएगा? चलिएगा, इसका मेरे कॉस्ट पे इंपैक्ट क्या होएगा? ये भूल जाओ, कैरिंग कॉस्ट क्या, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या, वो बाद में देखते हैं ना भाई, पहले सिंपल रखते हैं। जल्दी से आप आंसर दीजिएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जल्दी से आप आंसर दीजिएगा। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड दुर्गा जी, आपने तो बहुत ही खूंखार जबरदस्त कंसेप्चुअल आंसर दिया। दुर्गा जी बोलते हैं यस सर, स्टोर रूम की रेंट ऐड हो जाएगी। सर जी, स्टोरेज के खर्चे बढ़ जाएंगे। ओके, और मुझे आंसर दिया है सीधा साहिल ने, स्टोरेज एक्सपेंसेस विल इंक्रीज। वेरी गुड साहिल जी। राघव गुप्ता जी बोल रहे बल्क प्रोडक्शन विल लीड टू रिडक्शन इन कॉस्ट। क्या बात है, इकोनॉमिक जोरदार पढ़ाई किया आपने, सैल्यूट। क्या ज्यादा क्वांटिटी में परचेस करेंगे तो आपको इकोनॉमी ऑफ स्केल पढ़ा है हमने इकोनॉमिक्स में, तो थोड़ा प्राइस कम लगेगा। क्या बात है, जबरदस्त। परचेस कॉस्ट में डिस्काउंट मिलेगा। परफेक्ट है टीटी इंडस्ट्रीज। उमंग जी बोल रहे स्टॉक मेंटेन ज्यादा करना पड़ेगा। ओके ओके, ध्यान से सुनिएगा। अभी अगर 12,000 की रिक्वायरमेंट एक साथ परचेस कर रहा हूं मैं, तो प्रॉब्लम ये हो गया, 12,000 की रिक्वायरमेंट अगर एक साथ मैंने परचेस कर लिया तो प्रॉब्लम ये हो गया, मुझे बहुत ज्यादा स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा पूरे साल में। इसको बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट, स्टॉक कैरी करने का खर्चा मुझे स्टोर रूम में रखना पड़ेगा ना, क्योंकि 12 महीने का एक साथ परचेस कर लिया है। इतना एक दिन तो यूज नहीं होने वाला है, वो पूरे 12 महीने में यूज होएगा, तो मुझे कैरी करने का खर्चा ज्यादा लगेगा। लेकिन मुझे सिर्फ एक ही बार जाना पड़ेगा मार्केट में ऑर्डर प्लेस करने के लिए। तो ऑर्डर प्लेस करने के लिए जो खर्चा आता है, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेंसेस, ईमेल पे ऑर्डर भेज दिया या फिर ईमेल एडवर्टाइजमेंट दिया कि हमें ऐसी ऐसी रिक्वायरमेंट है, टेंडर वगैरह सबमिट कीजिएगा, तो ऑर्डर करने का खर्चा कम हो गया। लेकिन फ्रेंड्स, अगर मैंने हर एक महीने का एक साथ परचेस किया, अच्छा मुक्ता जी एक और पॉइंट बता रहे हो कि एकदम अच्छे से बताया कि क्वालिटी डिग्रेड हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्सोलेंसेस। ठीक है, 12 महीने का एक साथ परचेस किया तो भाई एंड में मटेरियल का क्वालिटी खराब हो सकता है। वेरी गुड, परफेक्ट। अब मेरे पास सपोज दूसरा ऑप्शन था कि मैं 1,000 क्वांटिटी एक साथ परचेस करूं, यानी आप समझ रहे हो मेरी पूरे साल की रिक्वायरमेंट 12,000 थी, मेरी एक महीने की रिक्वायरमेंट 1,000 आएगी ऑब्वियसली। तो मैं क्या करता हूं, महीने के पहले दिन जाता हूं मार्केट में, 1,000 क्वांटिटी लेके आता हूं। तो इससे क्या होएगा, पहला मुझे जो कैरी करना है वो थोड़ा सा कम यूनिट करना पड़ेगा एज कंपेयर टू माय प्रीवियस एग्जांपल, मेरा कैरिंग कॉस्ट बच जाएगा। लेकिन मुझे बार बार लगातार मार्केट में जाना पड़ेगा, मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। ओके, तो हम लोग ये कंसेप्ट सीखने वाले हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। एकदम बराबर आंसर दे रहे हो गुलाब जी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा अगर मैं बार बार ऑर्डर प्लेस करता हूं तो। वेरी गुड, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे कंसेप्ट सीखने वाले इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एक साथ कितना परचेस करने का। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑप्टिमम लेवल। ठीक है, तो कैरिंग कॉस्ट वगैरह हमारा मेंटेन हो जाए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट देखिएगा।
फ्रेंड्स, मटेरियल कंट्रोल पॉलिसी शुड ट्राई टू कंट्रोल एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल। एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल, जी हां सर जी। एबनॉर्मल लॉस हमने सीखा है, इफ यू रिमेंबर। एबनॉर्मल लॉस क्या है फ्रेंड्स? चोरी हो गया, मटेरियल चोरी हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस। लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, पिल्फरेज वगैरह हो गया तो ये एबनॉर्मल हो गया। तो भाई मटेरियल कंट्रोल करो जिससे आपका एबनॉर्मल लॉस नहीं होना चाहिए। राइट फ्रेंड्स? तो ये 5 रीजन है जो आपको समझना चाहिए। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। रीजन टू कंट्रोल द मटेरियल कॉस्ट, 5 रीजन है। सबसे पहला रीजन था मेजर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है। सेकंड था हायर द क्वालिटी, हायर द कॉस्ट है, तो कम से कम प्राइस में अच्छे से अच्छा क्वालिटी परचेज करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट था आपका मटेरियल कॉस्ट ऐसा कंट्रोल करो जिससे कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई हो जाए, इंटरप्शन ना हो प्रोडक्शन में। फोर्थ पॉइंट ऐसा था कि भाई ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्टॉक मेंटेन करो जिससे शॉर्टेज भी ना हो और ओवर स्टॉकिंग भी ना हो। एंड लास्ट पॉइंट था भाई एबनॉर्मल जो लॉस है वो हमने कंट्रोल करना चाहिए मटेरियल का। चलिए अब फ्रेंड्स एक जबरदस्त एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट, एक जबरदस्त डॉक्यूमेंट है वो हम लोगों को सीखना है, जो बार बार हर टॉपिक में जनरली इसका रेफरेंस रहता है। बिल ऑफ मटेरियल, जी हाँ, है बॉम। जी हाँ, बिल ऑफ मटेरियल, बॉम, इसको क्या बोलेंगे बॉस? बॉम। चलिएगा, बिल ऑफ मटेरियल को बोलेंगे बॉम। तुषार जी आपने कमेंट डाला है चुप साले। अच्छा, अरे मैं प्रोफेसर हूं, मुझे चुप कैसे आप करा सकते हो? ठीक है, पता नहीं आपने ये कमेंट किसके लिए डाला है। ओके, चलिएगा, ध्यान से सुनते हैं बिल ऑफ मटेरियल क्या है। एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। बिल ऑफ मटेरियल is a document which contain information about एक यूनिट फाइनल प्रोडक्ट का प्रोड्यूस करने के लिए कितने टाइप के मटेरियल लगते हैं और कितने क्वांटिटी में लगता है, यह इंफॉर्मेशन दिया जाता है आपको बिल ऑफ मटेरियल में। जी हां, ये इंफॉर्मेशन दिया है बिल ऑफ मटेरियल। प्लीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। ओके, कमेंट वगैरह आप भूल जाएगा, ये मैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है? यहां पे ध्यान दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं फ्रेंड्स। एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट। बिल ऑफ मटेरियल क्या है? बिल ऑफ मटेरियल क्या है? इट इज अ डॉक्यूमेंट जिसमें इंफॉर्मेशन है एक यूनिट फाइनल प्रोडक्ट का प्रोड्यूस करने के लिए, एक यूनिट फाइनल प्रोडक्ट का प्रोड्यूस करने के लिए कौन से टाइप का मटेरियल लगता है, कितने क्वांटिटी में लगता है, यह इंफॉर्मेशन दिया जाता है आपको बिल ऑफ मटेरियल में। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है फ्रेंड्स, सपोज एक बेंच मैन्युफैक्चर करने के लिए यह बिल ऑफ मटेरियल है। एक बेंच मैन्युफैक्चर करने के लिए सपोज 4 टाइप के मटेरियल लगते हैं, ठीक है? एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए 4 टाइप के मटेरियल लगते हैं। वुड लगता है, स्टील लगता है, फेविकॉल लगता है और लैमिनेट लगता है। उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया है कि वुड कितना चाहिए तो 18 mm चाहिए, आयरन एंड स्टील कितना चाहिए 16 गेज चाहिए, वाटर रेजिस्टेंट चाहिए, फेविकॉल ओके, और फ्रेंड्स लैमिनेट ब्राउन कलर का चाहिए। फिर कितना क्वांटिटी चाहिए तो 2 स्क्वायर फीट का वुड चाहिए, स्टील 10 kg का चाहिए, 2 kg फेविकॉल चाहिए और 2 लैमिनेट के शीट चाहिए। ओके, एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिल ऑफ मटेरियल बॉम्ब बोलता है अगर आपको एक फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है तो इतने सारे आपको मटेरियल लगेंगे, इतना क्वांटिटी आपको लगेगा। कोई मुझे बताएगा, मेरा आपसे क्वेश्चन है, कोई मुझे बताएगा ये बिल ऑफ मटेरियल का यूज क्या है? जी हां, कोई मुझे बताएगा ये बिल ऑफ मटेरियल का यूज क्या है? चलो जल्दी जल्दी, क्योंकि आगे का पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, फटाक से आंसर दीजिएगा। जल्दी से।
आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ये बिल ऑफ मटेरियल का यूज क्या है? एक ये डॉक्यूमेंट तो बना लिया आपने कि एक फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए कौन से टाइप का मटेरियल कितने क्वांटिटी में लगता है, दिस इंफॉर्मेशन इज देयर इन बिल ऑफ मटेरियल। अब इसका यूज क्या है बताइएगा। ओके सबसे पहला आंसर मुझे टीटी इंडस्ट्री में दिया कि सर आप बिल ऑफ मटेरियल के बेसिस पे किसी को कोटेशन दे सकते हो। वेरी गुड, बराबर है। यानी इससे आपको पता चल जाएगा कि मटेरियल का कॉस्ट कितना लगेगा। आप सिंपली क्या करेंगे, जो यूनिट वाला कॉलम है उसको रेट से मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा मटेरियल कितना लगेगा ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए। फिर वो बाकी के कॉस्ट वगैरह, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट वगैरह आप ऐड करेंगे और कोटेशन दे सकते हैं। वेरी गुड आंसर टीटी इंडस्ट्रीज, आप कोटेशन दे सकते हो। सेकेंड था कॉस्ट मेजर करने के लिए। वेरी गुड, बराबर है हर्षा जी। इसके बाद ताहा बोल रहे हैं कॉस्ट मेंटेन करने के लिए। एकदम परफेक्ट आंसर दिया। कॉस्ट कैसे मेंटेन होगा? इससे आपने प्रोडक्शन मैनेजर को ये इंफॉर्मेशन भी दे दिया कि भाई प्रोडक्शन मैनेजर प्रोड्यूस करते वक्त इतनी ही क्वांटिटी यूज कर, इससे ज्यादा क्वांटिटी यूज किया तो नहीं चलेगा। ओके, तो कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए। वेरी गुड। उसके बाद फुल कॉस्ट पता चल जाएगा। वेरी गुड। इसके बाद टोटल मटेरियल कॉस्ट एसरटेन करना है। ओके, कॉस्ट कैलकुलेट करना है एंड कॉस्ट कंट्रोल करना है। ठीक है, वेरी गुड। टोटल कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए, ओके, कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए, कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए, कोटेशन देने के लिए, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने के लिए ये बिल ऑफ मटेरियल हमारा यूज होएगा। एकदम बराबर इंफॉर्मेशन आपने दिया, परफेक्ट है। ठीक है, एवरीवन प्लीज नाउ कॉन्सेंट्रेट। अब फ्रेंड्स आगे जो डिस्कस करने जा रहा हूं ये पूरे 100% कॉन्सेंट्रेशन से आपको ध्यान देना है। ये जो टेबल में डिस्कस करने जा रहा हूं, ये टेबल के बेसिस पे बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल के आधे से ज्यादा क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम ओनली। सो एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर। ठीक है, व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ, कमेंट सब कुछ बंद कर दीजिएगा। नेक्स्ट 10 मिनट्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये 10 मिनट्स आप फोकस कीजिएगा, मटेरियल एंड बजट टॉपिक इस पे डिपेंडेंट है। चलिए, वेरी गुड। दुर्गा जी आपने एक और आंसर दिया है कि बिल ऑफ मटेरियल का यूज क्या है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अगर प्रोडक्शन करना है तो मटेरियल कितना लगेगा वो स्टोर्स डिपार्टमेंट को इंफॉर्म करना पड़ेगा, तो इसके बेसिस पे कर सकते हैं। एकदम बराबर है। चलिएगा, अब यहां पे आप फोकस कीजिएगा, यहां पे आप ध्यान दीजिएगा। एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट। फ्रेंड्स 100% बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आएगा। एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट। अगर मुझे या फिर आप सपोज कस्टमर हो, वी स्मार्ट एकेडमी आप हो, मैं बेंच मैन्युफैक्चर करता हूं, आपको मुझे ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है, तो आप मेरे कौन से डिपार्टमेंट के पास जाएंगे? चलो फटाफट आंसर दीजिएगा। आपको अगर ऑर्डर प्लेस करना है, आप कौन से डिपार्टमेंट में जाएंगे? मेरे कौन से डिपार्टमेंट में जाएंगे? जल्दी से। आपको ऑर्डर प्लेस करना है, आपको बेंचेस चाहिए, मेरा बेंच मैन्युफैक्चरिंग का फैक्ट्री है, आप मेरे कौन से डिपार्टमेंट में जाएंगे? जल्दी से आंसर दीजिएगा। यस, आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जाएंगे। ऑफिस में नहीं है, सेल्स डिपार्टमेंट में जाएंगे आप, मार्केटिंग सेल्स डिपार्टमेंट में जाएंगे। ठीक है, चलिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो आप हो कस्टमर, आप आ गए मेरे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, आपने मेरे से कोटेशन पूछा, ए दर्शन चल बता मुझे 100 बेंच का ऑर्डर देना है, कितने में देगा? मैंने बोला ओके, एक बेंच 300 रुपीज में समथिंग, ऐसे कुछ तो भी कोटेशन दे दिया। आपने वो कोटेशन एक्सेप्ट भी कर लिया। ओके, आपको चाहिए थे 100 बेंचेस। कितने? आपको चाहिए थे 100 बेंचेस। ध्यान से सुनिएगा, आपको चाहिए थे 100 बेंचेस। आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, थोड़ा सा एडवांस भी मुझे दे दिया। मैंने बोल दिया अरे भाई थोड़ा एडवांस भी दे दीजिएगा, ठीक है, मेरा काम स्टार्ट हो जाएगा। चलेगा, अब ये फाइनल हो गया कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट को वी स्मार्ट एकेडमी के लिए 100 बेंचेस देना है 300 रुपीज प्राइस पे। चलिएगा, आप चले गए आपके ऑफिस में। अब आप मुझे यह बताइएगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा आगे? फास्ट आंसर दीजिएगा। सेल्स डिपार्टमेंट क्या करेगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा? इसने ये सेल ऑर्डर पंच कर दिया है, सेल ऑर्डर फाइनल कर दिया है वी स्मार्ट एकेडमी के लिए। 100 बेंचेस का ऑर्डर 15 डेज में रेडी होना चाहिए, 300 रुपीज का कोटेशन है, ओके, और समथिंग 30,000 ऐसे कुछ तो भी प्राइस है, उन्होंने एडवांस दे दिया है।
तो अब आप मुझे बताएंगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट आगे क्या करेगा? फटाक से आंसर दीजिएगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा? छुपा के रखेगा ये इंफॉर्मेशन। अरे नहीं नहीं, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, किसी को पता नहीं होना चाहिए। मैंने 100 बेंच का ऑर्डर पंच किया है, वाह वाह वाह, 100 सेल करूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा, छुपा के रखूंगा। अरे ऐसी चीजें भी छुपा के रखनी रहती क्या? आंसर इज नो। तो आप बराबर आंसर दे रहे, ये इंफॉर्मेशन कहां पे जाएगा? ये इंफॉर्मेशन कहां पे जाएगा? आप एकदम परफेक्ट बोल रहे हो, ये इंफॉर्मेशन जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास। ओके कनिका जी, आप बोल रहे हो रॉ मटेरियल, लेकिन अब हमें पता ही नहीं है रॉ मटेरियल कितना लगेगा। सेल्स मैनेजर को यह नहीं पता है ना कि मटेरियल कितना लगेगा। सेल मैनेजर का काम है सिर्फ बेचना, कस्टमर को गुड चिपका हो, सिर्फ वही उसका काम है। ओके ध्यान से सुनिएगा। अब 100 बेंच का ऑर्डर आया है, 100 बेंच का ऑर्डर आ गया है, ये इंफॉर्मेशन मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दिया। भाई देख 100 बेंच का ऑर्डर है, ओके मेरा काम हो गया, मैं अभी अगले ऑर्डर पे जाता हूं, तू ये 100 बेंच रेडी करके रखना। अब आप मुझे बताएंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा? चलिएगा फटाक से आंसर दीजिएगा, फटाक से आंसर दीजिएगा। अब आप मुझे ये बताएंगे, कितना इंटरेस्टिंग है, प्रोडक्शन मैनेजर क्या करेगा? आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट फ्रेंड्स। प्रोडक्शन मैनेजर क्या करेगा? आप बोलो ना, प्रोडक्शन मैनेजर को क्या आगे क्या करेगा? प्रोडक्शन मैनेजर, उस सेल्स मैनेजर ने तो बोल दिया 100 बेंचेस का ऑर्डर है, आगे प्रोडक्शन मैनेजर क्या करेगा? फटाक से आंसर दीजिएगा। अच्छा, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट भेजेगा, ओके, स्टॉक चेक करेगा, ओके, परचेज डिपार्टमेंट को इंफॉर्म करेगा, ओके। मुझे और कमेंट आ रहे कि मैन्युफैक्चर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, बीओएम बनाएगा। बीओएम ऑलरेडी बना हुआ रहता है, एक यूनिट के लिए कितना मटेरियल लगता है ये ऑलरेडी बना हुआ रहता है, ओके। कॉस्ट टू बी इनकर्ड इन प्रोडक्शन, ओके, रॉ मटेरियल परचेस करेंगे, अवेलेबिलिटी चेक करेगा, देन रॉ मटेरियल ऑर्डर करेगा, ओके वेरी गुड, आप बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल जा रहे हो। लेकिन मैं अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा हूं, प्रोडक्शन जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसको 100 बेंचेस मैन्युफैक्चर करना है, लेकिन उसने वेयरहाउस में, ठीक है, स्टोर्स ऑब्लिक वेयरहाउस, ठीक है, उसने वेयरहाउस डिपार्टमेंट को पूछा भाई वी स्मार्ट एकेडमी के ऐसे ऐसे बेंचेस का ऑर्डर है, ऐसे फाइनल प्रोडक्ट क्या ऑलरेडी हमने प्रोड्यूस करके रखे हैं क्या? तो स्टोर्स डिपार्टमेंट से रिप्लाई आया, स्टोर्स डिपार्टमेंट या फिर जहां पे फाइनल प्रोडक्ट रखा था वहां पे रिप्लाई आया, अरे हां सर, ऑलरेडी हम लोग 20 यूनिट्स बना के रखे हैं, सेम जो वी स्मार्ट एकेडमी को चाहिए वैसे की वैसे ऑलरेडी 20 यूनिट्स हमारे पास स्टॉक में है। तो फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने अगला क्वेश्चन पूछा, क्या पूरे 20 के 20 हम लोगों को दे देंगे क्या आप? तो स्टोर्स डिपार्टमेंट बोलता नहीं, पूरे 20 नहीं दूंगा, 10 यूनिट में स्टॉक में रखूंगा, क्योंकि इमरजेंसी में अगर कोई कस्टमर आता है तो मैं ज्यादा प्राइस में बेच सकते हैं, ठीक है, और कुछ तो हमें स्टॉक रखना पड़ता है कस्टमर को दिखाने के लिए एक्सेट्रा, तो मैं पूरे 20 के 20 आपको नहीं दे सकता, मैं आपको सिर्फ दूंगा 10, ठीक है। अब जल्दी से आप मुझे यह बताइएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने स्टोर डिपार्टमेंट को फाइनल प्रोडक्ट का इंक्वायरी किया, क्या ऑलरेडी हमारा फाइनल प्रोडक्ट कुछ बन के रेडी है क्या? तो वहां से जवाब आया यस, 20 क्वांटिटी ऑलरेडी बन के रेडी है, लेकिन पूरा नहीं दूंगा, 10 क्वांटिटी ही दूंगा। चलो जल्दी से अब आप मुझे बताएंगे प्रोडक्शन मैनेजर को प्रोडक्शन 100 करना है या कोई और फिगर प्रोड्यूस करना है? जल्दी से आप आंसर दीजिएगा, फटाक से आंसर दीजिएगा। मेरे ये पॉइंट अगर समझ में आ रहा है तो फटाक से आंसर दीजिएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। प्रोडक्शन मैनेजर ने स्टोर्स मैनेजर या जहां पे वेयरहाउस है आपका, वहां पे पूछ लिया कि भाई फाइनल प्रोडक्ट कितना बन के रेडी है, क्योंकि अगर 100 के 100 रेडी रहते थे तो हम लोग वापस से बनाएंगे नहीं ना। तो वो जो वेयरहाउस है वहां से आंसर आता है कि 20 क्वांटिटी ऑलरेडी हमने बना के रखा है, हम लोग पूरा 20 आपको नहीं दे सकते, हमें क्लोजिंग स्टॉक में 10 क्वांटिटी रखना पड़ेगा। अब आप जल्दी से आंसर दे रहे हो, जल्दी से आंसर आप दे रहे हो, प्रोडक्शन मैनेजर प्रोड्यूस कितना करेगा? चैंप लोग, आपने जो आंसर दिया है ना, ये बजट टॉपिक का आंसर दिया है, प्रोडक्शन बजट का आंसर आपने दे दिया, और मैं देख पा रहा हूं एवरी वन ऑफ यू गिवन आंसर 90 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर 90 क्वांटिटी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली करेक्ट हो आप 90 क्वांटिटी मैन्युफैक्चर करेंगे। कैसे भाई? सेल करना है 100,
क्लोजिंग स्टॉक में होना चाहिए 10, तो 100 प्लस 10 110 माइनस ओपनिंग स्टॉक 20, तो आपको प्रोडक्शन कितना करना है 90। वेरी गुड, क्या बात है फ्रेंड, परफेक्ट। अरे झेपा क्या मालिक, अरे जा रहा है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है ये पॉइंट कि सेल मैनेजर को 100 का ऑर्डर आया, वो इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन मैनेजर को दे दिया, भाई 100 का है ऑर्डर, अब आगे तू देख ले। फिर प्रोडक्शन मैनेजर ने सबसे पहले तो वेयरहाउस में पूछा जहां पे आपने फाइनल प्रोडक्ट रखा हुआ था कि भाई कितना स्टॉक में, तो बोलता है 20 स्टॉक में, 10 हमें क्लोजिंग स्टॉक में रखना पड़ेगा, पूरा नहीं दूंगा तुझे। ओके, तो इससे प्रोडक्शन मैनेजर ने यह समझ लिया कि भाई अब मुझे 90 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने हैं, अब मुझे 90 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने हैं। अब आप मुझे यह बताइएगा, 90 यूनिट्स मुझे मैन्युफैक्चर करने हैं प्रोडक्शन मैनेजर को, अब आगे प्रोडक्शन मैनेजर क्या करेगा? बच्चों, चैंप लोगों, अब इस पे सोच जरूरी है, आगे प्रोडक्शन मैनेजर क्या करेगा? उसको तो यह पता चल गया कि 90 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने हैं, अब आगे प्रोडक्शन मैनेजर क्या करेगा, जल्दी बताइएगा। I'll wait for your answer. प्रफुल, ये प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग ये इंटरचेंजेबल वर्ड है भाई। प्रफुल जी, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट इन्फॉर्म, ये प्रोडक्शन प्लानिंग, ये मैन्युफैक्चरिंग ही डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। अब ये इंफॉर्मेशन आगे क्या करेगा? उसको तो पता चल गया कि 90 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करना है। जैनेश जी बोल रहे मटेरियल कॉस्ट निकालेगा। फ्रेंड, प्रोडक्शन मैनेजर को कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं, प्रोडक्शन मैनेजर का काम प्रोड्यूस करना है। ओके, युक्ता जी बोल रहे हैं कि मटेरियल परचेस करे, वेरी गुड, ठीक है, लेकिन एक स्टेप आपका बीच में रह गया, रॉ मटेरियल ऑर्डर करेंगे। ओके, रॉ मटेरियल ऑर्डर करेंगे, ठीक है, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट भेजेंगे, ये किसने आंसर दिया? हर्षा जी, आपने बहुत प्रॉपर वर्ड यूज किया कि रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट भेजेंगे, ठीक है, परचेस करेंगे रॉ मटेरियल। ओके, रॉ मटेरियल चेक करेंगे और बाकी का परचेस करेंगे। उमंग जी, और अच्छा आंसर दिया आपने। कनिका जी बोल रहे जितना रॉ मटेरियल लगेगा उसका ऑर्डर प्लेस करेंगे, वेरी गुड, ऑर्डर प्लेस करेंगे, ठीक है। प्रोडक्शन मैनेजर स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास जाएगा, देन स्टोर्स डिपार्टमेंट परचेस डिपार्टमेंट के पास जाएगा। ओके, चलेगा, वेरी गुड, क्या बात है, कंसेप्ट जा रहा है यानी आपके दिमाग में। मालिक, सबसे पहले तो प्रोडक्शन मैनेजर क्या करेगा? ये 90 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, ये 90 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए, 90 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए कितना मटेरियल लगने वाला है, ये सबसे पहले असरटेन करेगा। भाई, ये 90 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए मटेरियल कितना लगेगा, ये कौन से बेसिस पे प्रोडक्शन मैनेजर कैलकुलेट करेगा? अब आपसे आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं, प्रोडक्शन मैनेजर को 90 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करना है, अब इसके लिए मटेरियल कितना लगेगा ये उसको चेक करना है। कौन से बेसिस पे, वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे प्रोडक्शन मैनेजर ये मटेरियल की रिक्वायरमेंट असरटेन करेगा? जल्दी से बताइएगा। यस, आंसर आ गया। अंशिका जी, वेरी फास्ट। अंशिका जी बोलते बॉम्ब, तहा जी बोलते हैं बॉम्ब, जयेश, जिग्नेश, जितने भी है, हर्षा जी, युक्ता जी, सब बोल रहे बॉम्ब। अरे समझ में आया बॉम्ब की रिक्वायरमेंट क्या है, बॉम्ब का इंपॉर्टेंस क्या है? जी हां, वो जो बिल ऑफ मटेरियल हमने डिस्कस किया था, एक यूनिट मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन सा मटेरियल कितने क्वांटिटी में लगता है, ये इंफॉर्मेशन बिल ऑफ मटेरियल में, तो वो क्या करेगा? 90 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय बिल ऑफ मटेरियल की क्वांटिटी। जैसे कि हम लोगों ने एक बिल ऑफ मटेरियल का फॉर्मेट देखा था अगेज, ये बिल ऑफ मटेरियल के फॉर्मेट में एक यूनिट मैन्युफैक्चर करने के लिए इतना इतना मटेरियल लगता है, तो 90 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए 180 स्क्वायर फीट वुड लगेगा। स्टील कितना लगेगा? 900 केजी का स्टील लगेगा, 180 केजी का फेविकॉल लगेगा एंड 180 शीट्स लैमिनेट्स के लगेंगे। झेपा क्या बिल ऑफ मटेरियल प्रैक्टिकली क्या उसका यूज है? एक स्टूडेंट ने मुझे पहले कमेंट में लिख दिया था कि सर इसका यूज क्या है, मटेरियल प्रोडक्शन मैनेजर को पता चल जाता है कि कितना लगेगा प्रोड्यूस करने के लिए, तो एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए इतना लगता है, तो 90 यूनिट्स प्रोडक्शन मैनेजर को मैन्युफैक्चर करना है तो इसके लिए इतना मटेरियल लगेगा। चलो आप जल्दी से आगे का आंसर दीजिएगा। ओके, अब जल्दी से आंसर दीजिएगा। इसने तो फाइंड कर लिया, इसने तो आराम से फाइंड कर लिया कि भाई मटेरियल कितना लगेगा। अब ये इंफॉर्मेशन वो किसको देगा? जो अभी अभी हमने डिस्कस किया था, 180 केजी, 900 केजीज, 180 स्क्वायर फीट एंड सो ऑन। ये इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन मैनेजर किसको देगा?
कि भाई मटेरियल इतना इतना लगने वाला है। ये इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन मैनेजर कहां पे पास ऑन करेगा? चलो आंसर दीजिएगा। परचेज डिपार्टमेंट के पास देगा, स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास देगा, परचेज डिपार्टमेंट। ओके, मुझे कुछ स्टूडेंट ने आंसर दिया कि परचेज डिपार्टमेंट के पास जाएगा और परचेज डिपार्टमेंट इतना परचेज करेगा। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अगर उसमें से कुछ स्टॉक ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल रहेगा तो? अगर लैमिनेट, फेविकॉल या फिर वुड, आयरन एंड स्टील ऑलरेडी स्टोर रूम में कुछ ना कुछ तो क्वांटिटी रहेगा ना, पहले वो यूज करेंगे ना बॉस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले प्रोडक्शन मैनेजर इन्फॉर्म करेगा, किसको इन्फॉर्म करेगा? स्टोर्स मैनेजर को इन्फॉर्म करेगा, भाई मेरी इतनी इतनी रिक्वायरमेंट है, मुझे 180 स्क्वायर फीट का वुड चाहिए, 900 केजी का मुझे आयरन एंड स्टील चाहिए, 100 केजी का फेविकॉल चाहिए सपोज, और 180 शीट्स लैमिनेट के चाहिए। ठीक है, अब ये स्टोर्स मैनेजर को इंफॉर्मेशन दे दिया है प्रोडक्शन मैनेजर ने, मुझे मटेरियल इतनी इतनी रिक्वायर्ड है। अब फ्रेंड्स, एक खूंखार डॉक्यूमेंट बनेगा, ध्यान से सुनिएगा ये डॉक्यूमेंट। अब एक खूंखार डॉक्यूमेंट बनेगा, डॉक्यूमेंट का नाम है, याद रखना पड़ेगा, बार बार लगातार यूज होएगा। डॉक्यूमेंट का नाम है मटेरियल रिक्वायरमेंट नोट। क्या है फ्रेंड्स? मटेरियल रिक्वायरमेंट नोट। ये आपको क्या लगता है, बड़े बड़े फैक्ट्री में प्रोडक्शन मैनेजर को अगर मटेरियल चाहिए स्टोर्स मैनेजर से, फोन पे बोलेगा, ए दर्शन चल जल्दी से मटेरियल भेज दे। स्टोर्स मैनेजर भाई विदाउट ऑथोरिटी, ठीक है, विदाउट डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, एक भी मटेरियल स्टोर रूम से बाहर नहीं निकालेगा। एक भी मटेरियल स्टोर रूम के बाहर वो नहीं निकाल सकता। तो भाई कुछ तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चाहिए, अदरवाइज आगे जाके क्या होएगा, प्रोडक्शन मैनेजर मटेरियल ले लेगा और आगे बोलेगा मटेरियल तो मैंने लिया ही नहीं। ठीक है, स्टोर्स मैनेजर अटक जाएगा। तो जब तक फॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं आ जाती है, साइन करके डॉक्यूमेंट नहीं आ जाता है, तब तक स्टोर्स मैनेजर उसके अगेंस्ट एक भी क्वांटिटी का गुड्स प्रोडक्शन मैनेजर क्या किसी को भी नहीं दे सकता। तो वो डॉक्यूमेंट क्या है? जिसको मटेरियल चाहिए वो क्या बनेगा? मटेरियल रिक्विजिशन नोट। मटेरियल रिक्वायर्ड है, मुझे प्रोडक्शन करने के लिए इतना इतना मटेरियल रिक्वायर्ड है, वो मटेरियल भेज दो। ओके, चलो ये भी समझ गया मुझे। मैं आपसे आगे जाके डिस्कस करने वाला हूं या फिर आपसे पूछने वाला हूं, डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ मटेरियल एंड मटेरियल रिक्विजिशन नोट। अभी नहीं, अभी तो हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग पूरा ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद मैं आपको पूछने वाला हूं, तो दिमाग में रखिएगा ये पॉइंट। बिल ऑफ मटेरियल में और मटेरियल रिक्विजिशन नोट में क्या डिफरेंस है, वो मैं आगे पूछूंगा, आप आंसर मत दीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए, इसको अब इंफॉर्मेशन दे दिया है स्टोर्स डिपार्टमेंट को, इतना इतना मटेरियल रिक्वायर्ड है। अब जल्दी से बताइएगा स्टोर्स डिपार्टमेंट आगे क्या करेगा? चलेगा, स्टोर्स डिपार्टमेंट आगे क्या करेगा? चैंप लोग आंसर दीजिएगा जल्दी से, चैंप लोग आंसर दीजिएगा जल्दी से। चैंप लोग, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। स्टोर्स डिपार्टमेंट क्या करेगा आगे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की ये रिक्वायरमेंट आ गई है, तो आगे स्टोर्स डिपार्टमेंट क्या करेगा? वेरी गुड, अंशिका जी, इन्होंने एकदम बराबर आंसर दिया। अंशिका जी बोल रहे हैं अवेलेबिलिटी चेक करेंगे, ऑब्वियसली जैसे फाइनल प्रोडक्ट का अवेलेबिलिटी चेक किया था वैसे रॉ मटेरियल का अवेलेबिलिटी चेक करेंगे। ओके, ओपनिंग स्टॉक, ओके, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, और ऑब्वियसली सारे की सारे मटेरियल जितने स्टोर्स में वो नहीं दे सकता है, थोड़ा बहुत तो स्टोर्स में रखना पड़ेगा, मिनिमम क्वांटिटी, अदरवाइज स्टॉक आउट हो जाएगा। ओके, तो से फॉर एग्जांपल सबसे पहले था फ्रेंड्स वुड 180 स्क्वायर फीट की रिक्वायरमेंट थी। अब ओपनिंग स्टॉक में 40 स्क्वायर फीट ऑलरेडी अवेलेबल थे। फिर आपने पूछा क्या पूरे 40 दे देगा क्या? तो बोलते नहीं नहीं भाई, 10 क्वांटिटी तो कम से कम रखना पड़ेगा क्लोजिंग में, अदरवाइज अगले दिन का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। तो 10 क्वांटिटी मिनिमम तो मैं रखूंगा ही रखूंगा। अब जल्दी से बताइएगा वुड मार्केट से कितना परचेस करना पड़ेगा? ध्यान से सुनिएगा, प्रोडक्शन मैनेजर को 180 स्क्वायर फीट भेजना है, अपने पास आज 40 स्क्वायर फीट ऑलरेडी अवेलेबल है, 40 स्क्वायर फीट ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन पूरा 40 नहीं देंगे, 10 क्लोजिंग स्टॉक में रखेंगे। तो जल्दी से बताइएगा मटेरियल परचेस कितना करना है?
फ्रेंड्स आप जो आंसर दे रहे हैं ना बॉस, बजट टॉपिक का आप आंसर दे रहे हो, बजट टॉपिक आपका क्लियर हो गया है, आप देख लीजिएगा मिनिमम 50% क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द डिस्कशन। आप जो आंसर दे रहे हो वो मटेरियल परचेज बजट का आंसर दे रहे हो, परचेज कितना करना है एकदम बराबर आंसर दिया, 150 150 एकदम परफेक्ट आंसर दिया। कैसे आया 150 बॉस? 150 कैसे आया? 180 चाहिए प्लस क्लोजिंग स्टॉक में 10 होना ही चाहिए, 180 प्लस 10 190, ऑलरेडी कितना अवेलेबल है? 40। तो फ्रेंड्स आप कितना 40 लेस करके 150 परचेज करने के लिए भेजेंगे। क्या बॉस, आप तो चैंप हो एकदम, आप एकदम बराबर से आंसर दे रहे हो, परफेक्ट आंसर दे रहे हो। तो मतलब ये हुआ स्टोर्स डिपार्टमेंट ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन करके रिक्विजिशन में चेक करेगा, क्लोजिंग स्टॉक ऐड करेगा, ओपनिंग स्टॉक लेस करेगा, एंड स्टोर्स डिपार्टमेंट परचेज करने नहीं जाता है बॉस। ध्यान से सुनिएगा, स्टोर्स डिपार्टमेंट परचेज करने नहीं जाता है, ये स्टोर्स डिपार्टमेंट का काम बिल्कुल नहीं है परचेज करना। स्टोर्स डिपार्टमेंट का काम मटेरियल आया रखना, रिक्विजिशन आया मटेरियल देना। फिर आगे क्या होएगा? फिर आगे क्या होएगा? वो इंफॉर्मेशन पास ऑन करेगा परचेज डिपार्टमेंट को, वो इंफॉर्मेशन पास ऑन करेगा मटेरियल परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट अलग रहता है, ठीक है, स्टॉक वगैरह चेक करेगा और एक डॉक्यूमेंट बनाएगा, परचेज रिक्विजिशन नोट, मटेरियल रिक्विजिशन नहीं, परचेज रिक्विजिशन, इतना परचेज करो। ओके तो फिर परचेज मैनेजर क्या करेगा? मटेरियल का परचेज करेगा, सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करेगा। ओके फ्रेंड्स, ये सीक्वेंस आपको समझ गया है? क्या ये सीक्वेंस आपको समझ गया बॉस? क्या ये सीक्वेंस एब्सोल्युटली दिमाग में फिट हो गया है? फ्रेंड्स बजट टॉपिक पूरा ये सीक्वेंस पे डिपेंडेंट है। वापस से मैं बजट टॉपिक में ये सीक्वेंस वापस बताऊंगा, आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो उसमें। क्या फ्रेंड्स दिमाग में है? चेतन जी स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, आपको नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूं, हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है, नोट्स अपलोड हो जाएगा। नोट्स इसलिए अपलोड नहीं किया क्योंकि कुछ या फिर आप देख देख के किसी ने आंसर नहीं देना चाहिए, या फिर पढ़ लेते स्टूडेंट, ठीक है, फिर वो मजा नहीं आता, इसलिए आज नोट्स अपलोड नहीं किया है। नोट्स आपको मिल जाएगा, ये सारे चार्ट वगैरह जो कुछ है वो मेरे कंसेप्ट बुक में सब कुछ एज इट इज है। सो डोंट वरी, फिलहाल आप कॉन्सेंट्रेशन कीजिएगा बॉस, डोंट वरी, फिलहाल आप कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। अगर कुछ क्वेरी तो पूछिएगा, अरे भाई ये दिमाग में गया क्या? बहुत ही खूंखार है सर, मैं आप बिलीव नहीं करेंगे, बजट टॉपिक में आप आज 50% क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे बजट टॉपिक के, अगर ये आपको समझ गया। सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट, मैन पावर बजट एक्सेट्रा, और प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए हमने कॉस्ट शीट तो सीखा ही है, तो बजट के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो कंसेप्चुअली सीखिएगा, बहुत मजा आएगा। ओके तो फ्रेंड्स, यस स्टार्टिंग से बता रहा हूं, ऑब्वियसली मैं तो रिपीट करने वाला हूं, फिर इसके आगे के पार्ट देखने वाले फ्रेंड। अभी तक मटेरियल का प्रोसीजर खत्म नहीं हुआ है, मटेरियल कैसे आता है खत्म नहीं हुआ, अब आगे तो और इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले वी स्मार्ट एकेडमी यानी आप चले गए किसके पास? मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास चले गए और आपने बोला 100 बेंचेस का ऑर्डर देना है। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा? मार्केटिंग डिपार्टमेंट ये इंफॉर्मेशन पास ऑन करेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोला गया कि 100 बेंचेस का ऑर्डर आया है वी स्मार्ट एकेडमी से, ये प्राइस है एक्सेट्रा, जल्दी से बना के रेडी कर लीजिएगा। फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इमीडिएटली प्रोड्यूस नहीं करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इमीडिएटली मटेरियल नहीं चेक करेगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सबसे पहले वेयरहाउस जहां पे फाइनल प्रोडक्ट स्टोर किया गया है वहां पे पूछेगा कि क्या ये बेंचेस की जो ऑर्डर आई है ऑलरेडी कुछ बेंचेस बन के रेडी है, अगर है तो उतना मैं कम मैन्युफैक्चर करूंगा। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की इंक्वायरी उसने किया। अकॉर्डिंगली जैसे आपने मुझे आंसर दिया कि 20 ओपनिंग स्टॉक था, 10 उसको क्लोजिंग स्टॉक में रखना है फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है ना, तो 90 बेंचेस मैन्युफैक्चर करना है, ये पता चल गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। ओके समझ गया। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आगे क्या करेगा? 90 बेंच मैन्युफैक्चर करना है तो मटेरियल तो लगेगा, कौन सा डॉक्यूमेंट बनाएगा? तो मटेरियल रिक्विजिशन नोट बनाएगा।
क्योंकि स्टोर्स मैनेजर को भेजना है कि मुझे इतना इतना मटेरियल रिक्वायर्ड है, तो मटेरियल रिक्विजिशन नोट बनाएगा। किसके बेसिस पे बनाएगा? बॉम के बेसिस पे बनाएगा, बिल ऑफ मटेरियल के बेसिस पे ये मटेरियल रिक्विजिशन नोट बनाएगा और भेज देगा स्टोर्स डिपार्टमेंट को, भाई इतना इतना मटेरियल चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, जल्दी से भेज देना। स्टोर्स डिपार्टमेंट इमीडिएटली ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा या फिर परचेज मैनेजर को इन्फॉर्म नहीं करेगा कि भाई इसको इसको इतना इतना मटेरियल परचेज करवा के दे। आंसर इज नो। स्टोर्स डिपार्टमेंट पहले अपने गिरेबान में झाकेगा और देखेगा, गिरेबान में यानी उसके स्टोर रूम में झाकेगा और देखेगा कि मटेरियल जो प्रोडक्शन मैनेजर को चाहिए क्या ऑलरेडी कुछ अवेलेबल है। मिनिमम स्टॉक रख के ऊपर वाला मटेरियल वो आपको दे देगा, मिनिमम स्टॉक रख के ऊपर वाला मटेरियल वो आपको दे देगा। तो इससे आपको पता चल गया कि परचेस कितना करना है। फिर स्टोर्स मैनेजर खुद परचेस करने नहीं जाता है, स्टोर्स डिपार्टमेंट परचेस मैनेजर को इन्फॉर्म करता है, बॉस इतना इतना क्वांटिटी परचेस करना है, ये मेरी परचेस की रिक्वायरमेंट है, जाओ जाके परचेस करके आओ। और फिर परचेस मैनेजर ठीक है परचेस ऑर्डर प्लेस करेगा सप्लायर को। तो इसके आगे वाला पार्ट जो है ना वो हम लोग वापस से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, इसके आगे वाला पार्ट हम लोग वापस से डिस्कस कर रहे हैं। परचेस मैनेजर क्या करता है फ्रेंड्स आगे, चलो ये बताइएगा। परचेस मैनेजर क्या करेगा? उसको तो ये पता चल गया है कि स्टोर्स डिपार्टमेंट को इतनी इतनी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। अब आप यहां पे सोचिए, इफ यू आर अ परचेस मैनेजर, अब आप आगे क्या करेंगे? चलेगा, आप आंसर दीजिएगा। आप आगे क्या करेंगे? इफ यू आर अ परचेस मैनेजर, आप आगे क्या करेंगे? जल्दी से मैसेज कीजिएगा। जी हां, वेरी गुड, एकदम बराबर बोला आपने, एकदम परफेक्ट है। बिंदु जी, पारुल जी एकदम बराबर है, ज्ञानेश्वर जी परफेक्ट आंसर दे रहे, ये बोल रहे भाई परचेस ऑर्डर प्लेस करने से पहले कोटेशन लेंगे। क्या बात है, परचेस ऑर्डर प्लेस करने के लिए करने से पहले हम लोग क्या लेंगे? कोटेशन लेंगे। कोटेशन लेंगे यानी सबसे पहले तो वी आर गोइंग टू फाइंड वेरियस सप्लायर। वेरी गुड, सब लोग बराबर आंसर दे रहे, कोटेशन ले रहे। तो जितने भी सप्लायर है उनसे आप कोटेशन लेंगे। मुझे वुड इतना लग रहा है, आयरन स्टील इतना लग रहा है, लैमिनेट इतना लग रहा है, फेविकॉल इतना लग रहा है, आप कौन से प्राइस पे देंगे? ठीक है, ओके, कोटेशन भेज दिया हर एक ने। अब आगे आप क्या करेंगे? एकदम बराबर जा रहे हो, सही जा रहे हो। अब आगे आप क्या करेंगे कोटेशन के बाद? चलो आंसर दो। कोटेशन के बाद आप क्या करेंगे? अरे कोटेशन के बाद आप क्या करेंगे? कोटेशन तो आ गया हर एक का, फिर आगे बताइए क्या करेंगे? ओके वेरी गुड, आगे इंफॉर्मेशन आ रहा है कि भाई जहां पे कॉस्ट कम लग रही है वहां से हम लोग परचेस ऑर्डर प्लेस करेंगे। वेरी गुड, परफेक्ट है। ये किन्होंने आंसर दिया था? सबसे ज्यादा डिस्काउंट देता है चेतन जी, इन्होंने आंसर दिया कि जो बेस्ट ऑप्शन है जहां पे हमें कम से कम प्राइस लगता है वहां से हम लोग परचेस करेंगे। लेकिन याद है ना मेरा एग्जांपल, प्राइस कम पे ले रहे हो लेकिन कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई होना चाहिए, टाइम पे सप्लाई होना चाहिए, ऐसे नहीं कि डिस्काउंट के चक्कर में मटेरियल वो डिले कर दे। ठीक है, सो परचेस ऑर्डर हमने प्लेस किया, जिसको हमने सिलेक्ट किया है, जो अच्छा क्वालिटी दे रहा है, विद इन टाइम दे रहा है, आपके प्राइस जो आपको चाहिए वो प्राइस के अंदर दे रहा है, उसको आपने सिलेक्ट कर दिया और परचेस ऑर्डर आपने प्लेस कर दी। ठीक है, परचेस ऑर्डर प्लेस करने के बाद मटेरियल आएगा, सब मटेरियल आएगा और इमीडिएटली आप स्टोर रूम में नहीं भेजेंगे। मटेरियल का क्या करेंगे? आप इंस्पेक्शन करेंगे, मटेरियल का इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन करना इसका मतलब क्या? जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वही आया है, जो क्वालिटी का बोला था वही आया है, जो कलर का बोला था वही आया। तो आपके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मटेरियल अगर आता है तो एक्सेप्ट करो, और एक्सेप्ट करने के बाद एक और नोट बनेगा, दैट इज गुड्स रिसीव्ड नोट, GRN। हाँ, गुड्स आ गया है, एक रिकॉर्ड मेंटेन किया, इतने इतने क्वांटिटी हमने एक्सेप्ट किए हैं, गुड्स रिसीव्ड नोट बन गया। ओके, गुड्स रिसीव्ड नोट बन गया। तो परचेस मैनेजर ने क्या किया था? परचेस मैनेजर ने जैसे ही स्टोर्स मैनेजर से रिक्वायरमेंट आया, परचेस मैनेजर वेंडर को बोला मुझे कोटेशन दीजिएगा, फिर सिलेक्शन हुआ बेस्ट ऑप्शन का, ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर आ गया, इंस्पेक्शन किया,
अगर आप गुड्स एक्सेप्ट करते हो, जितना एक्सेप्ट करते हो उसका एक डॉक्यूमेंट बनेगा। मटेरियल क्या है? गुड्स रिसीव्ड नोट। गुड्स रिसीव्ड नोट। अब ये डॉक्यूमेंट क्यों बनता है? से फॉर एग्जांपल आपने 100 क्वांटिटी परचेस किया, ऑर्डर प्लेस किया था 100 क्वांटिटी का, बिल 100 क्वांटिटी का आ गया है, उसमें से 10 डिफेक्टिव आ गए, आपने वो देखे, जैसे ही देख दिए रिजेक्ट कर दिया और बोला ये वापस भेज दे, तो गुड्स रिसीव नोट कितने यूनिट्स का बनेगा? वो बनेगा 90 यूनिट्स का। गुड्स रिसीव नोट कितने यूनिट्स का बनेगा? 90 यूनिट्स का बनेगा। ओके, चलेगा। सो उसके बाद अगर पूरा की पूरा कंसाइनमेंट ही रिजेक्ट कर देते हो, बहुत ही घटिया किस्म का माल आया है, या फिर जो बोला था वो माल अगर नहीं आया है, खराब क्वालिटी का अगर माल आया है, तो भाई मटेरियल पूरा रिजेक्ट कर दो। और अगर आपने एक भी मटेरियल एक्सेप्ट नहीं किया तो गुड्स रिसीव नोट बनेगा ही नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि आपने कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसा कब हो सकता है? क्वालिटी खराब आ गया, स्पेसिफिकेशन गलत आ गया एक्सेट्रा, तो आप वो गुड्स रिटर्न कर देंगे बॉस। डिफेक्टिव आ गया तो वो गुड्स आप रिटर्न कर देंगे, राइट फ्रेंड्स? चलिएगा, बराबर है। डेबिट नोट वगैरह के लिए वो यूज किया जाएगा। नेक्स्ट वन, फिर आपने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए, फिर अभी पैसा देना पड़ेगा, फुकट में थोड़ी आएगा। आगे सो पैसा पे करना पड़ेगा। ये इंफॉर्मेशन जाएगा फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास। फाइनेंस डिपार्टमेंट सब कुछ चेक करेगा, ऑर्डर कितने का दिया था, सामने वाले का इनवॉइस कितने का आया, ठीक है, इसके बाद आपने कितना रिटर्न किया, कितना एक्सेप्ट किया, अकॉर्डिंगली जैसे क्रेडिट पीरियड खत्म होता है, लास्ट डे ऑफ द क्रेडिट पीरियड हम लोग उसको पेमेंट कर देंगे। लास्ट डे ऑफ क्रेडिट पीरियड हम लोग वहां पे पेमेंट कर देंगे। ये हो गया फ्रेंड्स आपका मटेरियल प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। अब इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कौन बेयर करेगा? ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कौन बेयर करेगा? ऑब्वियसली सप्लायर पे करेगा, क्योंकि उसने खराब क्वालिटी का दिया, आपका तो इसमें गलती नहीं है। इट डिपेंड ऑन कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। ये किस पे डिपेंडेंट है? कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंडेंट है, ठीक है। चलिएगा, तो ये पूरा हमने कंप्लीट कर लिया कि मटेरियल कैसे प्रोक्यूर होता है, कैसे परचेस होता है, कैसे स्टोर्स होता है। आई होप ये पूरा जो मैंने सीरीज आपको बताया है ये एब्सोल्युटली आपके दिमाग में फिट हो गया। एब्सोल्युटली आपके दिमाग में ये पूरा सीरीज फिट हो गया। ओके, अब स्टार्ट टू एंड सब कुछ बता रहा हूं, देन आई विल स्टॉप, अगला पॉइंट की तरफ आते हैं। आई होप ये बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगा, और मैक्सिमम फैक्ट्रीज में ऐसा ही वर्किंग होता है। चलिएगा, सबसे पहले फटाफट से ऑर्डर प्लेस हुआ है, ऑर्डर कहां पे आया है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास। मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने वो इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दिया। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने फाइनल प्रोडक्ट का स्टॉक चेक किया, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन कितना करना है वो पता चल गया। फिर उसने बिल ऑफ मटेरियल लिया। बिल ऑफ मटेरियल लिया उसने, इसके बेसिस पे, बिल ऑफ मटेरियल के बेसिस पे 90 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए कितना मटेरियल लगेगा, ठीक है, वो फाइंड किया, और एक रिक्विजिशन नोट साइन करके स्टोर्स मैनेजर को बोल दिया कि मुझे इतनी इतनी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। स्टोर्स मैनेजर इमीडिएटली परचेस नहीं करेगा। स्टोर्स मैनेजर गिरेबान में झांकेगा और देखेगा कि ऑलरेडी क्या मेरे पास कुछ गुड्स बन के रेडी है, सॉरी कुछ रॉ मटेरियल ऑलरेडी मेरे पास है या नहीं है। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट करने के बाद स्टोर डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा कि परचेस कितना करना है, शॉर्टेज कितना है, कितना और लगेगा। वो इंफॉर्मेशन पास ऑन करेगा परचेस डिपार्टमेंट के पास। फिर परचेस डिपार्टमेंट ये रिक्वायरमेंट आने के बाद स्टोर्स मैनेजर से वो चेक करेगा, वेंडर को कोटेशन मंगवाएगा और बेस्ट वेंडर सिलेक्ट करेगा जहां पे कॉस्ट भी कम आ रहा है, क्वालिटी भी अच्छा है, टाइमली सप्लाई भी हो रहा है। सिलेक्शन करने के बाद वो परचेस ऑर्डर प्लेस करेगा। परचेस ऑर्डर प्लेस करने के बाद गुड्स आएगा, आते ही डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पहले इंस्पेक्शन होगा। इंस्पेक्शन करने के बाद अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो गुड्स रिसीव नोट बनेगा, GRN बनेगा। ओके, इसके बाद अगर आप पूरा की पूरा कंसाइनमेंट रिजेक्ट करते हो, कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा, रिटर्न वगैरह कुछ भी नहीं बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, फिर वो इंफॉर्मेशन वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को देगा। जितने भी डॉक्यूमेंट जनरेट हुए वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जाएगा, और फाइनेंस डिपार्टमेंट चेक करके जैसे ही क्रेडिट पीरियड खत्म होता है वो लास्ट डे ऑफ द क्रेडिट पीरियड पे वो पेमेंट कर देगा। किस्सा खत्म। ठोको ताली। जी हाँ, जी हाँ, मटेरियल का कैरेज इनवर्ड एक क्वेरी है। कैरेज इनवर्ड का कॉस्ट कहां पे लेते हैं हम लोग? मटेरियल में ही लेते हैं ना, याद आ रहा है कॉस्ट शीट में?
ठीक है, कॉस्ट कैसे लेना है वो आगे का पार्ट है, पहले ये प्रोसीजर समझ लो। क्योंकि ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे रहता है, कैरिंग कॉस्ट कैसे रहता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किस में आएगा, परचेज प्राइस, डिस्काउंट क्या होएगा, जीएसटी क्या होएगा, कमीशन वगैरह का क्या होएगा, वो अपना आगे का पार्ट है। फिलहाल सिंपल रखते हैं, प्रोसीजर ये समझ लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आई होप ये दिमाग में आपके फिट हो गया। ट्रांसपोर्टेशन में अगर गुड्स चोरी हो जाता है तो इसका क्या करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन में गुड्स अगर चोरी होता है तो ऑब्वियसली इंश्योरेंस, आप ट्रांजिट इंश्योरेंस निकालते हो ना, इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगा, ठीक है। या फिर अगर फ्रेंड्स वो कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट है। पहला कॉन्ट्रैक्ट ऐसा रहता है, अगर आप बायर हो तो मेरे फैक्ट्री में आके गुड्स लेके जाएंगे, तो जैसे मेरे फैक्ट्री से गया वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट, मैं आपके फैक्ट्री तक गुड्स भेजूंगा, मेरे जो रॉ मटेरियल में जो मैन्युफैक्चर करता हूं मैं आपके फैक्ट्री पे भेजूंगा, फैक्ट्री गेट तक का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा। तो अकॉर्डिंगली वो कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट है। ओके, लास्ट प्रोसीजर में क्या था कि परचेस मैनेजर सप्लायर ढूंढेगा, सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करेगा, कोटेशन लेगा, लोएस्ट कोटेशन वाला सिलेक्शन होएगा, गुड्स आएगा, गुड्स चेक किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा, एक्सेप्ट करने के बाद गुड्स रिसीव नोट बनेगा, ये इंफॉर्मेशन पास ऑन होएगा फाइनेंस डिपार्टमेंट को, फाइनेंस डिपार्टमेंट अकॉर्डिंगली पेमेंट करेगा और आपका ट्रांजैक्शन खत्म हो गया। ये लास्ट पार्ट था। चलिएगा, सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये दिमाग में एब्सोल्युटली फिट हो गया है। अब चैंप लोग, मैंने एक भी पॉइंट आपको बताया नहीं है, फिर भी मैं ये सोचता हूं या फिर मैं ये जानना चाहता हूं, आप में से कितना लोग इसका आंसर दे सकते हैं? आप में से कितना स्टूडेंट इसका आंसर दे सकते हैं? जल्दी से आप आंसर दीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ मटेरियल एंड मटेरियल रिक्विजिशन नोट। बिल ऑफ मटेरियल एंड मटेरियल रिक्विजिशन नोट। अच्छा, दिख नहीं रहा है, ओके जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, मैं हूं ना। बिल ऑफ मटेरियल एंड मटेरियल रिक्विजिशन नोट, आवाज तो आ रही ना बॉस? थोड़ा नीचे लिखो, ऐसा बोल रहे स्टूडेंट लोग। बिल ऑफ मटेरियल एंड मटेरियल रिक्विजिशन नोट। आपको जितने भी डिफरेंस आते, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, घाई मत कीजिएगा। आपको जितने भी डिफरेंस आते हैं एक ही मैसेज में बताइएगा, शॉर्ट में लिखा तो भी चलेगा। बिल ऑफ मटेरियल में और मटेरियल रिक्विजिशन नोट में क्या डिफरेंस है? है ना? जी सर जी, जल्दी से बताइएगा। एनी आंसर फ्रेंड्स? बिल ऑफ मटेरियल, मटेरियल रिक्विजिशन नोट, ठीक है। आपको जितने भी आते हैं ना डिफरेंस, एक ही मैसेज में भेजना फ्रेंड्स, क्योंकि वो मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा हर एक मैसेज एक एक पॉइंट में पढ़ना। तो बेटर आपको जितना भी पॉइंट आता है वो आप बता दीजिएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। चलिए, जो जो लोग लाइव देख रहे हैं फटाक से मैसेज करते रहिएगा। क्या बात है, आंसर तो आना स्टार्ट भी हो गया। ओके ओके, वेरी गुड। हर्षा जी, आपका आंसर एकदम बराबर है। आप आंसर, बाकी लोग आप सोचिए इस पे और आंसर देते रहिएगा। देते रहिएगा, आंसर मैं पढ़ रहा हूं, आपके आंसर में पढ़ रहा हूं, नाम नहीं लिया तो भी आंसर पढ़ रहा हूं, मैं आपको टाइम दे रहा हूं पढ़ने, आंसर देने के लिए। मुक्ता जी, मुक्ता जी राज शिकरे, बहुत ही परफेक्ट आंसर दिया है, चैंप आंसर दिया आपने। वाह वाह, मजा आ गया ये आंसर सुन के। उमंग जी,
बहुत ही जबरदस्त आंसर दिया आपने। ओके, चलिएगा, लास्ट 1-2 मिनट जल्दी से। मैं पढ़ रहा हूं आपके आंसर, आप देते रहिएगा। मैं आपके आंसर पढ़ रहा हूं, आप देते रहिएगा। चलेगा, आंसर आना बंद हो गया शायद, काफी लोगों ने आंसर दे दिया है। राइट फ्रेंड्स, और किसी को आंसर देना है? पारुल जी, बिल ऑफ मटेरियल इज प्रिपेयर बिफोर हैंड, बहुत ही परफेक्ट आंसर दे दिया। बिल ऑफ मटेरियल पहले ही बन जाता है, वेरी गुड, वेरी गुड। ताहा जी, क्वांटिटी बेस एंड टोटल बेस, वेरी गुड, वेरी गुड। अंशिका जी, बिल ऑफ मटेरियल 1 यूनिट के लिए रहता है, मटेरियल रिक्विजिशन नोट टोटल प्रोडक्शन के लिए रहता है। चैंप आंसर। ओके, चलेगा, परफेक्ट फ्रेंड्स। सो नाउ स्टॉप आंसरिंग। आप बहुत ही अच्छे से बराबर से आंसर दे रहे हैं, रियली अप्रिसिएट योर एफर्ट, और बहुत परफेक्ट आंसर दे रहे हो। देखिए, कंसेप्ट अगर समझा तो आंसर आ रहा है। मैंने अब तक कुछ भी डिटेल में नहीं बताया, फिर भी आप ही देख लीजिएगा कितना खूंखार आंसर आ रहा है, भर भर के पैराग्राफ लिख रहे हैं, क्योंकि कंसेप्ट आपको दिमाग में चला गया कि इसका यूज क्या है, फिर आप आराम से लिख सकते हो। बहुत ही चैंप आंसर दे रहे हो। ओके, चलिएगा, अब मैक्सिमम लोगों के आंसर में थोड़ा समराइज कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। और लिखना वगैरह कुछ भी नहीं है, आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा बिल्कुल। एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट। सबसे पहला, बिल ऑफ मटेरियल कौन प्रिपेयर करेगा? मटेरियल रिक्विजिशन नोट कौन प्रिपेयर करेगा? बिल ऑफ मटेरियल जो है ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बनाएगा, ध्यान से सुनिएगा। बिल ऑफ मटेरियल कौन बनाएगा? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बनाएगा। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जिसको नॉलेज है, जिसको पूरा आइडिया है प्रोडक्शन का, ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर वगैरह नहीं है, इंजीनियरिंग मैनेजर, एक्सपर्ट बनाएगा कि भाई अगर ये आपको प्रोडक्शन करना है तो ऐसा हमने डिजाइन किया है, तो इसके लिए इतना इतना मटेरियल लगेगा। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बिल ऑफ मटेरियल बनाता है। मटेरियल रिक्विजिशन नोट कौन बनाता है? प्रोडक्शन मैनेजर, कि मुझे इतनी इतनी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, तो मटेरियल रिक्विजिशन नोट कौन बनाता है? प्रोडक्शन मैनेजर। बिल ऑफ मटेरियल कौन बनाता है? बिल ऑफ मटेरियल कौन बनाता है? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ओके, second point of difference between bill of material and material requisition note is that bill of material का मीनिंग क्या है एंड मटेरियल रिक्विजिशन नोट का मीनिंग क्या है? बिल ऑफ मटेरियल का मीनिंग है एक यूनिट फाइनल प्रोडक्ट का प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा मटेरियल कितने क्वांटिटी में लगता है, ये इंफॉर्मेशन बिल ऑफ मटेरियल में। मटेरियल रिक्विजिशन नोट में टोटल प्रोडक्शन करने के लिए मुझे इतना इतना मटेरियल चाहिए, ठीक है, तो स्टोर्स मैनेजर से मटेरियल मंगवाने के लिए मटेरियल रिक्विजिशन नोट बनता है। ध्यान से सुनिएगा, स्टोर्स डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अगर मटेरियल चाहिए तो वो मंगवाने के लिए ये मटेरियल रिक्विजिशन नोट बनेगा, ठीक है। बिल ऑफ मटेरियल वन टाइम प्रिपेयर होता है, एक ही बार प्रिपेयर होएगा पूरे साल में, जब तक आपका प्रोडक्शन में कुछ भी चेंजेस नहीं होता है। बिल ऑफ मटेरियल वन टाइम प्रोड्यूस होता है, लेकिन मटेरियल रिक्विजिशन नोट रिपीटेटिव है। मटेरियल रिक्विजिशन नोट रिपीटेटिव है। अरे हाँ ना, जब भी आपको प्रोडक्शन करना है मटेरियल रिक्विजिशन नोट बनेगा, लेकिन बिल ऑफ मटेरियल वन टाइम है। ओके, नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज दैट बिल ऑफ मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल रिक्विजिशन नोट। और एक खूंखार लाइन है, पूरे ध्यान से सुनिएगा, मटेरियल रिक्विजिशन नोट इज प्रिपेयर्ड, मटेरियल रिक्विजिशन नोट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ बिल ऑफ मटेरियल। ये लाइन छाप के आना फ्रेंड्स एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो। मटेरियल रिक्विजिशन नोट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ बिल ऑफ मटेरियल, लेकिन बिल ऑफ मटेरियल इंडिविजुअल है, उसको किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मटेरियल रिक्विजिशन नोट कौन से बेसिस पे बनता है? बिल ऑफ मटेरियल के बेसिस पे बनता है। ओके, एवरीवन गॉट दिस पॉइंट आई गेस? चलिएगा, अब ये बिल ऑफ मटेरियल कौन कौन यूज करता है वो देखते हैं, फिर मटेरियल रिक्विजिशन नोट कौन कौन यूज करता है वो देखते हैं। बिल ऑफ मटेरियल यूज करता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, स्टोर्स डिपार्टमेंट
एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट एज वेल। फाइनेंस डिपार्टमेंट क्यों? फाइनेंस डिपार्टमेंट क्यों? किसी को कोटेशन देना है तो मटेरियल कितना लगेगा वो देखा देखा जाएगा। ठीक है, सो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को भी लगता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी लगता है, स्टोर डिपार्टमेंट को भी लगता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी लगता है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को भी लगता है, लेकिन मटेरियल रिक्विजिशन नोट प्रिडोमिनेटली दो डिपार्टमेंट को लगता है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एक स्टोर्स डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल मंगवाना है, स्टोर्स डिपार्टमेंट को मटेरियल अकॉर्डिंगली भेजना है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस, एब्सोल्युटली क्लियर है ये पॉइंट? जी हां, सो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है बिल ऑफ मटेरियल एंड मटेरियल रिक्विजिशन नोट। मैंने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, फिर भी आप लोगों ने भर भर के आंसर दिए। वेरी गुड फ्रेंड्स, आगे बढ़ रहा हूं। काफी इंटरेस्टिंग था आज फर्स्ट पार्ट। चलिए अब अगला पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूं, मटेरियल ट्रांसफर नोट। ध्यान से सुनिएगा, मटेरियल ट्रांसफर नोट। एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट। ये आपका स्टोर रूम है और आपके दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2। आपके दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 ने कुछ मटेरियल स्टोर रूम से मंगवाए थे। सपोज 100 क्वांटिटी उसने मंगवाया था, उसमें से उसने 90 क्वांटिटी यूज कर लिया। अब इसके पास 10 क्वांटिटी ऑलरेडी स्टॉक में है। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास 10 क्वांटिटी यूज नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 ये डायरेक्टली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 को ट्रांसफर कर देता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 डायरेक्टली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 को ये 10 क्वांटिटी जो उसके पास बचा है वो ट्रांसफर कर देता है, तो बनेगा मटेरियल ट्रांसफर नोट। यानी ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वापिस स्टोर्स को भेजेगा और स्टोर्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 को भेजेगा। इससे अच्छा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 को भेज रहा है। तो अगर डायरेक्टली एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने दूसरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दिए गुड्स विदाउट ट्रांसफरिंग टू स्टोर रूम, तो बनेगा मटेरियल ट्रांसफर नोट, बनेगा मटेरियल ट्रांसफर नोट। एक और सिंपल एग्जांपल दे देता हूं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन की रिपोर्ट प्रिंट करने के लिए उन्होंने स्टोर्स डिपार्टमेंट से प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ले लिया, पेजेस वगैरह प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ले लिया। इन्होंने थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी भेज दिया। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को 2-3 ही रिपोर्ट प्रिंट करने थे तो ज्यादा पेजेस आ गए, तो वो बोलेंगे मैं वापिस भेजने से अच्छा एक ऑफिस है वो ऑफिस में ही भेज देता हूं ना, क्यों ना, क्योंकि वहां पे तो स्टेशनरी कंटिन्यूअसली रिक्वायर्ड रहती है, पेजेस रिक्वायर्ड रहता है। तो यहां पे उन्होंने डायरेक्टली भेज दिया विदाउट ट्रांसफरिंग टू स्टोर रूम अगेन, तो बन गया आपका मटेरियल ट्रांसफर नोट। चलेगा, आई होप ये पॉइंट भी क्लियर है। नेक्स्ट वन, अगला पॉइंट है बॉस, मटेरियल रिटर्न नोट। ध्यान से सुनिएगा, मटेरियल रिटर्न नोट। मटेरियल रिटर्न नोट यानी अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर रूम को वापिस से कुछ मटेरियल भेज देता है, एक्सेस मटेरियल एक्सेट्रा भेज दिया था, 100 क्वांटिटी उसने वहां पे यूज कर दिया, 90 क्वांटिटी 10 क्वांटिटी उसके पास स्टोर्स में है, वो पूछ रहे बाकी सारे डिपार्टमेंट को चाहिए क्या, चाहिए क्या, चाहिए क्या, 10 क्वांटिटी चाहिए क्या। बाकी सारे डिपार्टमेंट बोलते हैं हमें 10 क्वांटिटी नहीं चाहिए, तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, ये वापिस से कहां पे भेज देगा, स्टोर रूम में भेज देगा। तब क्या बनेगा, मटेरियल रिटर्न नोट। रिटर्न आया है, जो पहले भेजा था वही वापिस आया है, तो बन जाएगा मटेरियल रिटर्न नोट। चलिए फ्रेंड्स, आज का सेकंड इंटरेस्टिंग डिस्कशन, और जैसे ही आप अभी आर्टिकलशिप को जाने वाले हैं, जैसे ही आप अभी आर्टिकलशिप को जाने वाले हैं, ठीक है, आपको आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट भेजेगा स्टॉक ऑडिट करने के लिए। आपको आपका जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, आपका जो बॉस है जहां पे आप आर्टिकलशिप के लिए जाने वाले हो, वो आपको भेज देगा
कहां पे भेज देगा? स्टॉक ऑडिट करने के लिए भेज देगा। कंपनी के स्टॉक ऑडिट रहता है जनरली, बैंक बोलती, बैंक किसी कंपनी ने बैंक से अगर लोन लिया रहेगा अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ स्टॉक, स्टॉक के अगेंस्ट अगर लोन लिया रहेगा, तो बैंक ये हर बार ट्राई करता है कि भाई इसने प्रॉपर स्टॉक मेंटेन करना चाहिए, सो दैट ये लोन अगर रीपे नहीं कर पाया तो मैं इसका स्टॉक लेके जाऊंगा और वो बेच दूंगा और मेरा जो लोन है वो क्लियर करूंगा। इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को बैंक अपॉइंट करते हैं, जाओ जाके दर्शन इंडस्ट्री का स्टॉक चेक करके आओ। इसको बोलते स्टॉक ऑडिट करना, इसको बोलते स्टॉक ऑडिट करना। ठीक है ना फ्रेंड्स, मैं आपको आज ही स्टॉक ऑडिट कैसे करना सिखा रहा हूं फ्रेंड्स। आपके जो बॉस है वो इंप्रेस हो जाएंगे आपके नॉलेज से। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूं, स्टॉक ऑडिट कैसे किया जाएगा, और ये कॉस्टिंग के रिलेटेड है। ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूं। ठीक है, एक डूबा हुआ बैंक है डीबी, डीसी इंडस्ट्रीज ने डूबा हुआ बैंक से 1 करोड़ रुपए का लोन लिया हुआ है, सिक्योरिटी दिया है स्टॉक का। ठीक है, सिक्योरिटी दिया है स्टॉक का, और डीसी बोलता है कि मैं कम से कम 2 करोड़ का स्टॉक कंटिन्यूअसली मेंटेन करूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, मुझे 1 करोड़ का लोन दे दीजिएगा। बैंक ने 1 करोड़ का लोन दे दिया। ठीक है, अब बैंक हर बार, ये डूबा हुआ जो बैंक है वो हर बार ये चाहेगा कि भाई ये जो दर्शन है, डीसी इंडस्ट्रीज है, इसका स्टॉक 2 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है, क्योंकि कभी अगर इसने पैसा डुबो दिया कम बैंक का तो ये स्टॉक वो ले लेगा और बेच देगा। ठीक है, तो पैसा मिलना चाहिए। इसलिए उन्होंने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को अपॉइंट किया, एचकेसी, एचके चंडाली एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये फर्म को उन्होंने अपॉइंट कर दिया और बोला, बैंक बोलती तो जाके डीसी का ऑडिट करवा के आओ। ठीक है, डीसी का ऑडिट करवा के आओ और चेक करो स्टॉक कितना है इनके पास। एवरी मंथ ये भेजती है सपोज। अब 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनता है। एक डॉक्यूमेंट है बिन कार्ड, ध्यान से सुनिएगा, एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है बिन कार्ड और दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है स्टोर्स लेजर कार्ड। मैं स्टोर्स लेजर कार्ड का अगर फॉर्मेट आपको बता दूं तो आप बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये आपने सीपीटी में पढ़ा हुआ है, ये आपने सीपीटी में पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, मैं बता रहा हूं। सर जी कुछ पुरानी यादें ताजा हो गई आपकी, कुछ पुरानी यादें ताजा हो गई। ये अगर आप हेडिंग देख पा रहे हो, रिसिप्ट क्वांटिटी रेट अमाउंट, इशूड क्वांटिटी रेट अमाउंट, बैलेंस क्वांटिटी रेट अमाउंट। क्या फाउंडेशन की यादें ताजा हो गई आप लोगों की? क्या ये सीखा है? एंड यू वोंट बिलीव, ये आपको कॉस्टिंग में मटेरियल टॉपिक में भी है और इस पे भी क्वेश्चन आता है। फीफो मेथड, लीफो मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज मेथड, ये आपको कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन मैं करवा के लेने वाला हूं। इस पे भी क्वेश्चन आता है आपके स्टडी मटेरियल में भी, इसमें 4 क्वेश्चन है। ओके जी हाँ, तो 2 डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अब पूरे लेक्चर का जो क्लाइमेक्स है ना, वो अब स्टार्ट हो रहा है, वो अब स्टार्ट हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा। बिन कार्ड, जी हाँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको बिन कार्ड। ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, अगर आप सीए का ऑफिस किसी ने देखा रहेगा, फाइल्स वगैरह स्टोर करते हैं, तो कोई भी फाइल किधर भी स्टोर किया जाता है क्या? आए मन में चले तपोवन में, वैसा ये फाइल इधर डाल दिया, कल वो फाइल उधर डाल दिया, कल वो फाइल इधर डाल दिया। अगर 1000 फाइल रहेगा सीए के ऑफिस में, कोई भी फाइल किधर भी रहता है, ऐसा नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर क्या किया जाता है फ्रेंड्स, शेल्फ में नंबरिंग दिया जाता है कि ये शेल्फ में 1 to 100 फाइल रहेगा, अगले शेल्फ में 101 to 200 फाइल्स रहेंगे, अगले शेल्फ में 201 to 300 फाइल्स रहेगा। बरोबर ना? तो बराबर से वो प्रॉपरली ये किया रहता है। और वो जो शेल्फ है उसके बाद बकायदा चिपकाया हुआ रहता है स्टिकर कि भाई ये जो शेल्फ है इसमें 1 से लेके 100 नंबर का फाइल सीक्वेंस में रखो। ये शेल्फ में चिपकाया है कि 101 to 200 फाइल्स इसमें रखिएगा। तो ये जो चिपकाया रहता है ना, उसको बोलते बिन कार्ड।
जी हां, ये जो शेल्फ पे जहां पे स्टोर किया जाता है वहां पे चिपकाया जाता है बिन कार्ड। स्टोर रूम में रहता है, कहां पे? स्टोर रूम में। जो शेल्फ है जहां पे आपका रॉ मटेरियल स्टोर किया जाता है वहां पे ये चिपकाया जाता है कि ये शेल्फ में इतना इतना रॉ मटेरियल है, ठीक है, इतना क्वांटिटी है, और उसका सारा इंफॉर्मेशन दिया जाता है। राइट फ्रेंड्स? तो ये था आपका बिन कार्ड। ओके, ये बिन कार्ड का एक फॉर्मेट है। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फॉर्मेट ध्यान से देखिएगा, इसके बाद मेरा एक क्वेश्चन आएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये बिन कार्ड का सपोज एक फॉर्मेट है, एक डॉक्यूमेंट है बिन कार्ड। ओके, यहां पे लिखा है मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, डेंजर लेवल। हम लोग सीखने वाले हैं। एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूं मैक्सिमम लेवल का। आपके पास एक्टिवा है, एक्टिवा का टैंक 5 लीटर का है, पेट्रोल टैंक, उसमें आप 6 लीटर डालेंगे तो क्या होएगा? ओवरफ्लो होएगा ना। तो मैक्सिमम लेवल क्या है? ये शेल्फ में मैक्सिमम इतने ही गुड्स होने चाहिए, इससे ज्यादा यूज नहीं होता है। ओके, तो वो लेवल्स रहता है, मैक्सिमम, मिनिमम, रीऑर्डर, डेंजर एक्सेट्रा। वो आगे हम लोग प्रैक्टिकली पढ़ने वाले हैं। ओके, ये इंफॉर्मेशन है लेवल्स के बारे में। इसके बाद अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे, गुड्स का डिस्क्रिप्शन, उसका कोड नंबर, शेल्फ यानी लोकेशन कहां पे है। कभी कभी वो अगर चिपकाया हुआ गिर जाता है तो वो कौन से शेल्फ का है वो पता होना चाहिए कि शेल्फ नंबर 1, शेल्फ नंबर 2 एक्सेट्रा। तो लोकेशन एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, केजी, लीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, आगे ये इंफॉर्मेशन आपका रहता है। मेन ये जो है ये बॉडी है, वो जो बिन कार्ड है उसका बॉडी आप देख सकते हो, डेट है, ठीक है, आज का डेट में डाल दिया सपोज 8/1/21। ओके, पर्टिकुलर्स रहता है, मटेरियल इशू किया या मटेरियल रिसीव्ड हुआ एक्सेट्रा। तो रिसिप्ट की क्वांटिटी, इश्यूड की क्वांटिटी और बैलेंस की क्वांटिटी। से फॉर एग्जांपल आपके पास ऑलरेडी 100 क्वांटिटी था, बैलेंस में 100 क्वांटिटी दिख रहा है। मैं आया 8 तारीख को, 8 जनवरी 21 को इशूड कर दिया प्रोडक्शन मैनेजर को। इशू के कॉलम में 10 क्वांटिटी लिखा, बैलेंस के क्वांटिटी में आ गया 90। फिर सपोज 9 जनवरी को परचेसेस हुआ, 100 क्वांटिटी परचेस हुआ तो 190 आ गया। तो सिर्फ ये जो है क्वांटिटी का इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है बिन कार्ड में। नीचे का मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले तो ये इंफॉर्मेशन समझ गया कि यहां पे रिसिप्ट आया, क्वांटिटी लिखो, इशू किया, क्वांटिटी लिखो, और बैलेंस एवरी टाइम जैसे स्टोर कीपर मटेरियल देगा, मटेरियल लाएगा, ये अपडेट करते रहेगा, ये चिपकाया हुआ है शेल्फ में। ओके, समझ गया ये पॉइंट। ये था आपका बिन कार्ड। इसमें सिर्फ क्वांटिटी का इंफॉर्मेशन है, इसमें रेट और अमाउंट का इंफॉर्मेशन नहीं है। ये भी समझ गया। अब आगे बढ़ते हैं, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा। स्टोर्स लेजर कार्ड, स्टोर्स लेजर कार्ड और बिन कार्ड में डिफरेंस ये है, स्टोर्स लेजर कार्ड अकाउंटेंट बनाता है, स्टोर्स लेजर कार्ड अकाउंटेंट बनाता है, बिन कार्ड स्टोर कीपर बनाता है। स्टोर्स लेजर कार्ड में क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन है। बिन कार्ड में सिर्फ क्वांटिटी का इंफॉर्मेशन है। स्टोर्स लेजर कार्ड अकाउंटेंट अपडेट करता है, बिन कार्ड स्टोर कीपर अपडेट करता है। ओके, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है एवरीवन, अब आप आंसर देंगे। स्टोर कीपर बिन कार्ड बनाता है, लिखता है एंट्री, मटेरियल आता है इमीडिएटली एंट्री लिखेगा, मटेरियल दिया एंट्री लिखा। ओके, तो प्रॉब्लम इज दैट स्टोर्स लेजर कार्ड अकाउंटेंट बना रहा है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में हो रहा है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट सब कुछ लिखा जा रहा है। बिन कार्ड में सिर्फ क्वांटिटी लिखा जा रहा है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, और एकदम जेन्युइन क्वेश्चन है, क्यों बिन कार्ड में सिर्फ क्वांटिटी है, क्यों बिन कार्ड में सिर्फ क्वांटिटी है और स्टोर्स लेजर कार्ड में क्वांटिटी भी है, रेट भी है और अमाउंट भी है? आई विल वेट फॉर योर आंसर। जल्दी से आप आंसर दीजिएगा। अब इस पे सोचना है आपको, दिमाग की बत्ती जला दो, फटाक से आंसर दीजिएगा। काफी देर से आप आंसर नहीं दिया है, क्वेश्चन मैंने नहीं पूछा था, मैं एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा हूं। बिन कार्ड जो स्टोर रूम में रहता है, स्टोर कीपर उसको अपडेट करता है, उसमें सिर्फ क्वांटिटी का इंफॉर्मेशन है, रिसीप्ट, इशूड, बैलेंस।
प्राइस स्टोर्स लेजर कार्ड अकाउंटेंट बनाता है और अकाउंटेंट पूरा इंफॉर्मेशन डालता है, क्वांटिटी भी डाला, रेट भी डाला और अमाउंट भी डाला, जो आप करते थे फाउंडेशन में। ओके, अब फ्रेंड जल्दी से मुझे दोनों का डिफरेंस चाहिए। क्यों ऐसा क्यों हुआ, वहां पे सिर्फ क्वांटिटी क्यों लिखा और यहां पे क्वांटिटी रेट अमाउंट क्यों लिखा है? ओके, जल्दी से जल्दी से, यहां पे अमाउंट क्यों लिखा, क्वांटिटी रेट अमाउंट भी लिखा, वहां पे सिर्फ क्वांटिटी लिखा, ऐसा क्यों हो रहा है? ऑडिटर को पता चलना चाहिए अमाउंट के लिए, ठीक है। ओके, और अरे जल्दी आंसर दीजिएगा, चलेगा कुछ भी आंसर चलेगा, लेकिन आप आंसर देते रहिएगा। दो दो जल्दी आंसर दो, ऑडिटर को पता होना चाहिए, ये पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिया। चलो आगे बताओ, एकदम जबरदस्त पॉइंट है कि बिन कार्ड में सिर्फ क्वांटिटी लिखा है, प्राइस स्टोर्स लेजर कार्ड में आपने क्वांटिटी रेट और अमाउंट सब कुछ लिखा है। वेरी गुड। आनंद शाह, आनंद जी बोल रहे कि बिन कार्ड का यूज क्या है कि भाई स्टोर्स लेजर यानी वो जो स्टोर कीपर है, भाई मटेरियल कितना है, कितना मंगवाया है, कितना देना, बाकी उससे कोई लेना देना ही नहीं है। स्टोर कीपर को कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है, उसका काम क्या है, मटेरियल आया रखो, मटेरियल मंगवाया दे दो, बस उतना ही काम है। ओके, लेकिन अकाउंटेंट का काम क्या है भाई, कितने प्राइस पे आया, उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करो एक्सेट्रा। तो इसके लिए ये क्वांटिटी रेट और अमाउंट दोनों है, ठीक है। बिन कार्ड लेजर नहीं है, वेरी गुड, बिन कार्ड लेजर नहीं है, वहां पे सिर्फ क्वांटिटी का इंफॉर्मेशन चाहिए। और स्टोर मैनेजर को और क्या चाहिए भाई, बस क्वांटिटी बहुत है। लेकिन स्टोर्स लेजर कार्ड अकाउंटेंट बनाता है, अकाउंटेंट को तो पूरा इंफॉर्मेशन चाहिए, अकाउंटेंट को पूरा इंफॉर्मेशन चाहिए, कितना क्वांटिटी, क्या रेट है, कितना प्राइस है, सो दैट वो प्रॉपरली अकाउंटिंग कर पाए। ओके, वैल्यूएशन के लिए। और उमंग जी बोल रहे हैं स्टोर कीपर को क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, रेट और अमाउंट से क्या फर्क पड़ता है, क्यों वहां पे रेट और अमाउंट, उसका वो काम ही नहीं है, उसको ज्यादा नॉलेज नहीं है, उसको समझता नहीं है ज्यादा, उसको काम क्या है, मटेरियल आया रखो, मटेरियल बुलाया और भेज दो, और अगर कुछ कम आ रहा है तो मटेरियल का ऑर्डर प्लेस करो परचेस मैनेजर को बोल के, उतना ही काम है, उसको कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब इसका एक लॉजिकल पॉइंट और एक मैं बता देता हूं, आप बराबर आंसर दे रहे हो, ठीक है। एक लॉजिकल पॉइंट आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। बिन कार्ड रहता है आपका, ध्यान से सुनिएगा, बिन कार्ड आपका रहता है स्टोर रूम में, प्राइस स्टोर्स लेजर कार्ड रहता है ऑफिस में। ओके, प्राइस स्टोर्स लेजर कार्ड कहां पे रहता है, ऑफिस में रहता है, ध्यान से सुनिएगा। अब सपोज मैं चोर हूं, सपोज मैं चोर हूं, ओके, मैं एंटर कर लिया स्टोर रूम में, कैसे तो भी कट बीट करके, शटर बीटर तोड़ के, अंदर घुस गया मैं स्टोर रूम में, ठीक है, स्टोर रूम में घुस गया मैं। अब मैं देख रहा हूं ये स्टोर रूम में सारे गुड्स रखे हुए हैं, तो अगर स्टोर रूम में रेट भी है और अमाउंट भी है, तो आपने तो मुझे रेडी इंफॉर्मेशन दे दिया। स्टोर रूम में अगर रेट और अमाउंट है तो आपने तो मुझे रेडी इंफॉर्मेशन दे दिया। अरे दर्शन, चोरी वो मत कर, अरे वो तुच्छ मटेरियल है, उससे तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, वो 2 रुपए वाला, इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ, ये देखिए 1000 रुपए का है, ये चोरी कर तू। समझ गया क्या? आर यू गेटिंग द पॉइंट? अरे ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, ये तू चोरी कर, वो तो एकदम तुच्छ है, वो तू चोरी करके क्या करेगा, 1-2 रुपए भी नहीं मिलेगा, यहां पे लाखों हजारों रुपए मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये भी एक पर्पस रहता है। या फिर फ्रेंड्स वो जो स्टोर कीपर है उसको अगर वहां पे कुछ गड़बड़ करना है तो आपने तो उसको रेडी इंफॉर्मेशन दे दिया, ये ज्यादा प्राइस का है, ये तू घर पे लेके जा चोरी कर ले, ठीक है, इसलिए वहां पे इंफॉर्मेशन नहीं रहता है। आई होप ये पॉइंट एब्सोल्युटली क्लियर है। स्टोर कीपर सिर्फ क्वांटिटी वहां पे रहेगा, और जो प्राइस स्टोर्स लेजर कार्ड है उसमें क्वांटिटी के साथ साथ रेट भी रहता है। आई होप ये लॉजिकली आपको समझ में आया है। चलेगा, अब चलेगा, अब आप आर्टिकल हो अच्छे से एकदम, आपने फ्रेंड्स फॉर्मल ड्रेस वगैरह टाई वगैरह पहन के आप ऑफिस में गए, आपके बॉस ने बोल दिया आज डीसी इंडस्ट्रीज में आपको जाना है,
स्टॉक ऑडिट करवा के आना है, बैंक ने ऑर्डर दिया है, बैंक मुझे फीस पे करेगा, ठीक है, और जा तुझे जाना है और ऑडिट करवा क्या, कौन सा ऑडिट करवा क्या, स्टॉक ऑडिट करवा क्या। अब ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको मैं प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूं, मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, लास्ट पार्ट है, देन विल स्टॉप, कल पूरा प्रैक्टिकल रहेगा और मजा आएगा, आज से ज्यादा मजा कल आएगा, ध्यान से सुनिएगा। सो आप टाई वगैरह पहन के, फॉर्मल ड्रेस पहन के चले गए डीसी इंडस्ट्रीज में, ओके, आप आ गए डीसी या एचकेसी वॉट एवर इंडस्ट्री में आ गए, और आपने बोला कि चलो भाई मुझे स्टॉक ऑडिट करना है, ये बैंक का लेटर है और ये मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है मेरे बॉस उनका लेटर है, अथॉरिटी है, ये मेरा आइडेंटिटी कार्ड है, मुझे ऑडिट करना है। अब आप मुझे बताएंगे आप डायरेक्टली किधर घुस जाएंगे, आप डायरेक्टली किधर घुस जाएंगे, चलो ये चल स्टोर रूम में आ गया मैं, चल स्टॉक निकाल के बता, क्या आप डायरेक्टली स्टोर रूम में घुस जाएंगे क्या? सोचो ना इसमें, सबसे पहले आप क्या करेंगे, वो इंडस्ट्री में आपने एंट्री किया, अब आगे का पॉइंट आप बताइएगा आप क्या करेंगे वहां पे, डायरेक्टली स्टोर रूम में घुस जाएंगे, चल दिखा रहे, चल स्टॉक दिखा, ए भाई कितना स्टॉक है, चल गिन जल्दी जल्दी, आप बताइएगा आप क्या करेंगे, मैसेज आई एम वेटिंग, आप क्या करेंगे? ठीक है, आप आर्टिकल हो, यानी हाफ चार्टर्ड अकाउंटेंट तो आप बन गए हो, वो इंडस्ट्री में गए, आपके पास दोनों लेटर है, सबसे पहले आप क्या एक्शन लेंगे? वेरी गुड, ऑफिस में जाएंगे, एकदम बराबर है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में या ऑफिस में जाएंगे, एकदम प्रॉपर है, आपका अप्रोच एकदम प्रॉपर है, देखो आप एकदम चैंप आर्टिकल बनने वाले हो, तो चैंप आर्टिकल, मेरे सारे तुम लोग चैंप आर्टिकल है, आप चले गए ऑफिस में, ओके, ऑफिस में आपने सबसे पहले तो बोला मेरा नाम दर्शन चंडालिया, मैं आर्टिकल हूं, ये कंपनी का मैं आर्टिकल हूं, ये मेरा आइडेंटिटी कार्ड है, अथॉरिटी लेटर है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, अथॉरिटी लेटर है बैंक का, बैंक ने ये चार्टर्ड अकाउंटेंट को अथॉरिटी दिया आपका ऑडिट करने के लिए, और इन्होंने मुझे आपका ऑडिट करवाने के लिए भेजा है, ठीक है, तो आप ये चेक कर लीजिएगा, तोड़ मालिक, उन्होंने चेक कर लिया, ओके, हो आइए आइए बैठिए, क्या लेंगे आप साहब, चाय कॉफी वगैरह दबा के आपने चाय कॉफी ले लिया, सैंडविचेस वगैरह, पिज्जा बर्गर, तोड़ ठूसा आपने, ओके, तोड़ ठूसा आपने सब कुछ, फिर आप आगे क्या करेंगे बताइएगा? अब आगे चलो, अब ऑडिट के लिए आए, वहां पे ठूसने थोड़ी आए हो, ठीक है, पिज्जा बर्गर, ठीक है, इनको बर्गर खिला दो, इनको ये खिला दो, कुलचे सब खा लिया भाई अभी, अब आगे क्या करेंगे बताइएगा? जल्दी बताइएगा। अच्छा मैगी खाने का है, अरे जल्दी बताओ आगे बताइए, आप आगे क्या करेंगे? क्या आप डायरेक्टली स्टोर रूम में घुस जाएंगे क्या वहां से? क्या वहां से डायरेक्टली स्टोर रूम में घुस जाएंगे क्या? आंसर इज नो, वेरी गुड, बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हो। डॉक्यूमेंट मांगेंगे, स्टोर्स लेजर देखना है, चैंप लोगे, गुलाब जी, हर्षा जी, प्रफुल्ल जी, ओके, स्टोर्स लेजर मंगवाएंगे, वेरी गुड वेरी गुड। सबसे पहले बिन कार्ड वगैरह नहीं, बिन कार्ड तो वो स्टोर रूम में है, सबसे पहले तो भाई प्लानिंग करना पड़ेगा आपको। क्या प्लानिंग करना पड़ेगा? अब सपोज महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे इंडस्ट्री में आप चले गए तो वहां पे 10 लाख यूनिट्स का इन्वेंट्री रहता है, 10 लैक्स, आपका पूरा आर्टिकलशिप खत्म हो जाएगा लेकिन उनका वो पूरा चेकिंग नहीं होएगा। 10 लाख आइटम्स है इन्वेंट्री के, फिर आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप चले गए वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट को, और अकाउंट्स डिपार्टमेंट से मांगा आपने स्टोर्स लेजर कार्ड, और स्टोर्स लेजर कार्ड में इंफॉर्मेशन था, किसका इंफॉर्मेशन था? क्वांटिटी, रेट और अमाउंट का। सबसे पहले तो आपने ये देख लिया सबसे हाईएस्ट वैल्यूएबल कौन से आइटम है, फिर मिडिल वैल्यूएशन वाले कौन से आइटम है, और लोएस्ट वैल्यूएशन कौन से आइटम है। आपने एबीसी एनालिसिस किया, आपने क्या किया? एबीसी एनालिसिस किया। ए यानी जिसकी प्राइस सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, बी कैटेगरी में एवरेज है, और सी कैटेगरी में तुच्छ आइटम है। अभी तुच्छ आइटम यानी स्क्रू ड्राइवर, नट बोल्ट, अभी एक एक काउंट करेगा क्या भाई तू? स्क्रू ड्राइवर, नट्स वगैरह पॉसिबल ही नहीं है। फिर आपने क्या किया? ये जो हाईएस्ट वैल्यूएबल है वो आपने बोला नहीं, ये हाईएस्ट वैल्यूएबल में एक एक आइटम चेक करूंगा। बी एवरेज वैल्यूएबल था तो ये बी का आपने सोचा कि चलो इसका मैं 50% चेक कर लूंगा, और सी का मैं 1% चेक करूंगा, सी ओनली 1%, ठीक है। तो ये आपने ऑडिट का सबसे पहले तो प्लानिंग किया सर। जी हाँ सर जी, आपने सबसे पहले ऑडिट का क्या कर दिया? ऑडिट का प्लानिंग कर दिया कि मुझे ऐसे ऐसे गुड्स देखने हैं, ये
ए कैटेगरी है, ये बी कैटेगरी सी, क्योंकि आप टाइम सेव करेंगे ना, इफेक्टिव ऑडिट होना चाहिए, टाइम वेस्ट ना हो जाए सी कैटेगरी के गुड्स देखने के पीछे। तो फिर आपने वो इंफॉर्मेशन दे दिया कि मुझे ऐसा ऐसा ऑडिट करना है, अब आप मुझे स्टोर रूम में लेके चलिएगा, ठीक है, अब आप मुझे स्टोर रूम में लेके चलिएगा। तो वो बंदा आपको स्टोर रूम में लेके गया, ठीक है, फिर अब आगे आप क्या करेंगे, चलो ये बता दीजिएगा। आपके पास वो स्टोर्स लेजर कार्ड का पूरा फाइल है, आपने अरेंज कर लिया, ए कैटेगरी के मुझे पूरे देखने, बी कैटेगरी के आधे अधूरे देखूंगा, सी कैटेगरी के कुछ भी नहीं देखूंगा या फिर 1% देखूंगा। अब आगे आप क्या करेंगे बताइएगा। आगे क्या होगा, अब एबीसी कैटेगरी कर दिया, प्लानिंग आपने कर दिया, स्टोर रूम में आपने एंट्री कर दिया, बहुत बड़ा स्टोर रूम था, एंट्री आपने कर लिया, फिर आगे आप क्या करेंगे जल्दी बताइएगा। वेरी गुड, बिन कार्ड चेक करेंगे, परफेक्ट आंसर आया, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट प्राइस स्टोर्स लेजर कार्ड का डॉक्यूमेंट, बिन कार्ड जो चिपकाया हुआ था ड्रॉवर में या फिर वो शेल्फ में, आप बराबर से देखेंगे, इधर 100 क्वांटिटी दिया है, इधर भी 100 क्वांटिटी है, ओके वेरी गुड, इधर 90 क्वांटिटी है, इधर भी 90 क्वांटिटी है, बस हो गया, इतना ही करेंगे क्या, सिर्फ ये डॉक्यूमेंट देखेंगे, ये डॉक्यूमेंट पे 100 क्वांटिटी, ये डॉक्यूमेंट भी 100 क्वांटिटी, चलो आगे बढ़ो, ऐसा करेंगे क्या। अरे भाई पॉसिबल ही नहीं है, डॉक्यूमेंट पे लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, आप पूरा वो शेल्फ खोल के देखेंगे, चल ये क्वांटिटी मैच हो रहा है, ये क्वांटिटी मैच हो रहा है, कोई बात नहीं, चल अभी वो शेल्फ खोल, मुझे 100 क्वांटिटी काउंट करके बता, और आप उसके सामने काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 98। अरे तूने तो 100 लिखा है, बिन कार्ड पे भी 100 है, मैं काउंट कर रहा हूं 98 क्वांटिटी है, दो क्वांटिटी किधर गया चल बता। इमीडिएटली आप आपका जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट बनाएंगे, हाँ इन्होंने ये कैटेगरी का गुड्स है, इसका 100 क्वांटिटी दिख रहा था और एक्चुअल में मैंने काउंट किया 98 क्वांटिटी है, बिन कार्ड पे भी 100 था, स्टोर्स लेजर कार्ड पे भी 100 था, लेकिन जब मैं एक्चुअल में काउंट किया तो 98 ही क्वांटिटी मुझे मिला। फिर ऐसा पूरा ऑडिट करके चल क्वेश्चन पूछेंगे, इसमें इतना शॉर्टेज है, इसमें इतना एक्सेस है। अब ये बताइएगा फ्रेंड्स, यहां पे डॉक्यूमेंट पे 100 था, एक्चुअल में देखा तो 98 था, दो क्वांटिटी का क्या यानी क्या हुआ रहेगा, आप सोचिए जरा इस पे। बोलिए ना जल्दी, क्या रीजन हो सकता है कि यहां पे तो 100 क्वांटिटी दिख रहा है, यहां पे 98 क्वांटिटी एक्चुअल में काउंट है, तो दो क्वांटिटी गया क्या, क्या हो सकता है, क्या हादसा हो सकता है जल्दी से बताइएगा। अच्छा, थेफ्ट हो सकता है, चोरी हो सकता है, वेरी गुड, यानी थेफ्ट हो सकता है, चोरी हो सकता है, यानी एबनॉर्मल लॉस है, ओके वेरी गुड। मुक्ता जी एकदम बराबर हो रहे हैं, देयर कैन बी अ कैलकुलेशन मिस्टेक, तो वापिस से काउंट कर भाई, काउंटिंग का मिस्टेक रहेगा तो वापिस से काउंट कर, वेरी गुड, थेफ्ट हो गया, मे बी एबनॉर्मल लॉस हो सकता है, नॉर्मल लॉस भी हो सकता है, ओके वेरी गुड। ऐसा भी तो हो सकता है प्रोडक्शन मैनेजर को मटेरियल दे दिया, प्रोडक्शन मैनेजर को मटेरियल दे दिया लेकिन एंट्री करना भूल गए, ऐसा भी हो सकता है ना, दो क्वांटिटी प्रोडक्शन मैनेजर ने अर्जेंट में मंगवाया था, मटेरियल रिक्विजिशन नोट अर्जेंट से गया था, लेकिन आप वो जल्दी जल्दी रिकॉर्ड करना भूल गए, इसलिए वो आया नहीं अकाउंटिंग में, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। नॉर्मल लॉस हो सकता है, एबनॉर्मल लॉस, तो ऐसे सब करके आप उसको पूरा क्वेश्चन पूछेंगे, ओके क्वेश्चन पूछेंगे कि यहां पे क्यों शॉर्टेज है, यहां पे क्यों एक्सेस है एक्सेट्रा, और आप आपका एक रिपोर्ट बनाएंगे अकॉर्डिंगली, वो आपका रिपोर्ट आप आपके सीए को देंगे, सीए बैंक को सबमिट करेगा और बोलेगा इतना इतना डिस्क्रिपेंसी था, हमने इनका ऑडिट किया हुआ है, इतना इतना शॉर्टेज है, इनका स्टॉक इतना ही है, और आपने पूरा काम किया, आपके बॉस को भर भर के 20-25 हजार रुपए मिलेगा, आप एक दिन जाएंगे 20-25 हजार का रेवेन्यू उनको मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, काफी सारे सीए लोग सिर्फ स्टॉक ऑडिट की प्रैक्टिस करते हैं, सिर्फ स्टॉक ऑडिट की प्रैक्टिस करते हैं। आप सोचिएगा 10,000 20,000 मिनिमम एक विजिट का फीस रहता है, ओके ऐसे महीने में 10-15 भी विजिट कर लिया तो भी 10 यानी 2-3 लाख का प्रैक्टिस हो जाता है। तो कुछ सीए लोग स्पेशलाइजेशन किया है स्टॉक ऑडिट में ही, तो ये बहुत ही लुक्रेटिव एरिया है, सीए बनने के बाद आप इस पे सोच सकते हो, ओके। तो ये था आपका स्टॉक ऑडिट का कंसेप्ट। फिर आप क्या करेंगे, ये पूरा चेकिंग करने के बाद ना, देखो लास्ट पार्ट मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, अब लास्ट पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, ओके लास्ट पार्ट अगर नहीं दिख रहा है तो मैं एक ही सेकंड ना,
लास्ट पार्ट अगर आपको नहीं दिख रहा है, जस्ट अ मिनट में बता देता हूं। नीचे सिग्नेचर का ये रहता है फ्रेंड्स कॉलम। हाँ ये है दिख रहा है, ओके। यहां पे एक डेट है, वेरिफिकेशन किसने किया, वेरीफाइड बाय, कौन से डेट पे वेरिफिकेशन किया है, यहां पे स्टोर कीपर का सिग्नेचर आएगा, और यहां पे आप जहां पे ऑडिट पे गए थे आपका सिग्नेचर आएगा। वही आप स्टोर्स लेजर कार्ड में भी नीचे सेम कॉलम रहेंगे आगे, और वहां पे आप लिखेंगे कि ये तारीख को दर्शन चंडालिया इन्होंने स्टॉक वेरीफाई किया था और करेक्ट मिला था, तो ये सिग्नेचर रहेगा। तो दिस इज हाउ यू परफॉर्म द ऑडिट फ्रेंड्स। आई होप आज का जो पॉइंट है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। तो आज हमने एक्चुअल में प्रैक्टिकल स्टार्ट ही नहीं किया है। प्रैक्टिकल तो हम लोग कल देखने वाले हैं, जब हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे भर भर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कल, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, कैरिंग कॉस्ट क्या है, वो हम लोग आराम से समझेंगे। एक बैकग्राउंड मैंने आपको क्रिएट कर दिया कि एक्चुअल में मटेरियल कैसे परचेज किया जाता है, मटेरियल कैसे स्टोर किया जाता है, कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, बिन कार्ड क्या है, स्टोर्स लेजर कार्ड क्या है, गुड्स रिसीव नोट क्या है, मटेरियल रिटर्न नोट क्या है, एक्सेट्रा। ये सब कुछ मैंने अच्छे से अभी एक्सप्लेनेशन किया, आपका फाउंडेशन अभी मैंने क्लियर किया हुआ है। अब इसके आगे का पार्ट और ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जब प्रैक्टिकल, मुझे पता है आपको प्रैक्टिकल में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो जो प्रैक्टिकल का पार्ट है वो कल के लेक्चर में रहेगा। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आज से 2 बजे से फ्रॉम टुडे हमारे जो गुरु है, ठीक है, विशाल भट्टर सर, ठीक है, वी स्मार्ट एकेडमी, विशाल भट्टर सर जो हम सब की गुरु है, इनका जीएसटी का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तोड़ मालिक। सो चैंपियन लेक्चर आज से 2 बजे से स्टार्ट हो रहा है, जीएसटी का लेक्चर बाय वन एंड ओनली विशाल भट्टर सर, राइट फ्रेंड्स। तो 2 बजे आपका टाइमिंग रहेगा जीएसटी का लेक्चर, आज से वो लेक्चर स्टार्ट होएगा। जी हां, स्लाइड इज वेरी गुड, यस मैं ये सारे स्लाइड्स आपको देने वाला हूं, डोंट वरी एट ऑल। अब आज के लेक्चर के रिगार्डिंग कुछ डाउट रहेगा तो बिंदास पूछिएगा, लेकिन आप, मुझे तो मजा आया सिखाने में। वो मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर कैसे रहता है, ठीक है, बिन कार्ड वगैरह कैसे रहेगा, प्राइस स्टोर्स लेजर कार्ड कैसे रहता है, कौन बनाता है, कौन से डॉक्यूमेंट बनते हैं, ये मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा आपको बताने के। शायद आपको भी ये पसंद आया रहेगा और आपको कंसेप्ट दिमाग में फिट हो गया रहेगा। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज आप बता दीजिएगा, अदरवाइज कल हम लोग 8 o'clock मिलने वाले हैं, ठीक है, जब प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग कल का मैं आपको बता देता हूं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना, कैरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना, ये सबसे पहले तो फॉर्मूला एक्सप्लेन करूंगा, ईओक्यू का फॉर्मूला एक्सप्लेन करूंगा, देन वी आर गोइंग टू सॉल्व सम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। मैं ये भी आपको बता दूं, मटेरियल टॉपिक का मोर देन 80 क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं, ओके, मोर देन 80 क्वेश्चन हम लोग क्लास में सॉल्व करने वाले हैं, तो काफी इंटरेस्टिंग, काफी बड़ा टॉपिक है, राइट फ्रेंड्स। सो अगर इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहेगा तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। जी हाँ सर, जी हाँ, कैरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट सेम है, कल समझ में आ जाएगा। जी हाँ, डीटी का आई थिंक फ्री सेशन कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद आपको एनक्रिप्टेड लेक्चर आएगा। कॉस्टिंग के भी अभी वेरी फ्यू लेक्चर्स सर पेंडिंग। कैरिंग कॉस्ट क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, जैसे मैंने आपको बताया वो हम लोग कल देखने वाले हैं, राइट। अच्छा, उमंग जी का एक क्वेश्चन है कि अगर परचेज डिपार्टमेंट को अगर ज्यादा क्वांटिटी में परचेज किया तो कुछ डिस्काउंट मिलता है, परचेज डिपार्टमेंट को ज्यादा क्वांटिटी पे परचेज किया तो डिस्काउंट मिलता है, तो क्या वो ज्यादा क्वांटिटी परचेज करेगा क्या? ओके, उमंग जी, ये हमारा कल का कंसेप्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। जैसे अगर आप बल्क क्वांटिटी में परचेज करते हो तो आई नो कि आपको डिस्काउंट तो मिलेगा, लेकिन आप अननेसेसरीली ज्यादा यूनिट्स कैरी करेंगे, आपको रिक्वायरमेंट नहीं, फिर भी आप ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर रहे हो तो आपको स्टोरेज का खर्चा ज्यादा लगेगा, जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, स्टोर कीपर का सैलरी एक्सेट्रा, वो अगर स्टोरेज का खर्चा आपका बढ़ेगा अगर ज्यादा क्वांटिटी में आप परचेज करते हो तो,
ये हमारा कल का डिस्कशन है। मैंने आपको बताया था अराउंड 15% मेरे फ्री लेक्चर्स रहेंगे, ऑलरेडी वो खत्म हो चुके हैं। 80 लेक्चर्स ऑलरेडी टोटल रहता है, उसमें से मैंने ऑलरेडी 12-13 लेक्चर्स ले लिए हैं। इंट्रोडक्शन का एक लेक्चर था, कॉस्ट शीट का एक लेक्चर था, तो ऑलरेडी मेरा खत्म हो गया, लेकिन मुझे और आपको पढ़ाना है, और कुछ लेक्चर में इसमें फ्री में लेने वाला हूँ फ्रेंड्स, डोंट वरी। अंशिका जी, अगर प्रोडक्शन मैनेजर प्रॉपर 90 यूनिट्स के लिए मटेरियल लेगा तो एक्सेस कैसे रहेगा? नहीं अंशिका जी, मैं उमंग जी का क्वेरी का आंसर दे रहा था कि उमंग जी बोल रहे थे कि सपोज 90 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए मटेरियल लग रहा था, सपोज 90, लेकिन तब मुझे वो जो वेंडर है वो बोल रहा है तू 200 परचेस कर ले, तुझे डिस्काउंट देता हूं, तू 200 परचेस कर ले, तुझे डिस्काउंट देता हूं, ऐसा वो बोल दिया। तो इसलिए उमंग जी बोले कि अगर मैंने थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में परचेस किया रिक्वायरमेंट से ज्यादा, तो क्या यानी मैंने करना चाहिए क्या? तो मैंने उनको आंसर दिया कि अगर आप ज्यादा क्वांटिटी परचेस करते हो तो अननेसेसरीली 110 यूनिट जो आपको अभी नहीं लग रहे, इन फ्यूचर लगने वाले, वो आपको कैरी करना पड़ेगा, कैरिंग कॉस्ट लगेगा। चलेगा? एनी अदर डाउट फ्रेंड्स? बिंदास डाउट पूछते रहिएगा। जी हाँ, जल्दी से डाउट पूछिएगा। इफ नॉट देन फ्रेंड्स, कल हमारा 8 बजे लेक्चर रहेगा रेगुलर टाइम पे, एंड कल हम लोग प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। एंड आज वन एंड ओनली विशाल भट्टर सर का हमारे जो गुरु है हम सबके, उनका लेक्चर रहेगा 2 o'clock जीएसटी का। थैंक यू सर, यू आर द बेस्ट टीचर। थैंक यू, थैंक यू आशीष जी। हाँ, कैश डिस्काउंट का भी कंसेप्ट हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, डोंट वरी। कैश डिस्काउंट का भी कंसेप्ट एक्सप्लेन करेंगे। ये फाइनेंशियल एडजस्टमेंट है, कॉस्टिंग में कंसीडर नहीं किया जाता है, क्योंकि ये पेमेंट रिलेटेड है ना। आप जल्दी पेमेंट कर दो, आपको वैसे भी कैश डिस्काउंट तो मिलने ही वाला है, तो ये फाइनेंशियल कंसेप्ट है। ये जब आएगा तब मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में। स्टॉक ऑडिट मैंडेटरी है क्या? स्टॉक ऑडिट मैंडेटरी, देखो कोई भी इंडस्ट्री खुद का ऑडिट करवाना नहीं चाहेगा, लेकिन टीटी इंडस्ट्री, सपोज टीटी इंडस्ट्रीज आपका फैक्ट्री है, आपने बैंक से लोन लिया हुआ है, और लोन के अगेंस्ट सिक्योरिटी में आपने स्टॉक दिखाया है कि ये स्टॉक के अगेंस्ट मुझे लोन दीजिएगा, ठीक है? तो बैंक एवरी टाइम इंश्योर करेगा कि भाई आप मिनिमम स्टॉक मेंटेन करो, क्योंकि अगर आपने लोन रिपे नहीं किया तो बैंक आपका स्टॉक लेके जाएगा और वो बेचेगा, तो बैंक का पैसा मिलना चाहिए। इसलिए बैंक कंटिन्यूअसली वॉच रखेगा आप पे कि भाई आप मिनिमम, आपने जितना बोला था उससे ज्यादा स्टॉक आप मेंटेन करें। तो तभी बैंक ऑर्डर करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑडिट करने के लिए। रिस्पेक्ट शुभम जी, थैंक यू। चलिएगा फ्रेंड्स, जल्दी से, नेक्स्ट लेक्चर का टाइम हो चुका है। अगर प्लीज डाउट है तो पूछिएगा, अगर आपको अभी नहीं पूछना है व्हाट्सएप पे भी आप क्वेरी बिल्कुल पूछ ही सकते हो। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया रहेगा। ठीक है, लाइक एंड शेयर करते रहिएगा, वेरी फ्यू लेक्चर्स आर पेंडिंग। स्मॉल कैप, मिड कैप या बड़े बिजनेस का यहां पे कोई रोल ही नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपने बैंक से पैसा लिया है तो बैंक हर बार चाहेगा ऑडिट करवा ले, क्योंकि पीरियोडिकली आप स्टॉक स्टेटमेंट बेचते हो। टीटी इंडस्ट्री, सपोज आपका इंडस्ट्री टीटी इंडस्ट्री, आपने बैंक का लोन लिया है, ठीक है? तो एवरी मंथ बैंक आपको बोलता है भाई तू स्टॉक का जो है तेरा रिपोर्ट सबमिट कर। लास्ट डे पे आपको रिपोर्ट मंगवाता है कि आपका इतना इतना स्टॉक है। फिर अगले दिन बैंक वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को देता है कि ये बंदे ने इतना स्टॉक रिपोर्ट सबमिट किया है, चेक करके आइएगा। चलिएगा, सो आई होप ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर आज के लेक्चर का। ठीक है, नोट्स तो आपको मैं कल के लेक्चर में देने ही वाला हूं। आज जानबूझ के मैंने आपको नोट्स नहीं दिया, रीजन कि वो देख देख के कुछ आंसर नहीं आना चाहिए, और वो मजा नहीं आता है फिर देख के आंसर अगर कोई देता है तो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।